छाया दास अध्याय 2471 एक खुशहाल परिवार। वेल्लोर ग्रुप का युवा उत्तराधिकारी मिलनसार और सहज लग रहा था, अपने सुरुचिपूर्ण व्यवहार और निहत्थी मुस्कान के साथ आकर्षक भी। फिर भी सनी और एफी ने उसकी दर्पण जैसी आंखों में तनाव और सावधानी के सूक्ष्म संकेत देखे। उनके चेहरों पर तनाव और सतर्कता साफ झलक रही थी। वे कैसे घबराए नहीं। यह मॉडरेट था, शून्य का राजकुमार, एक ऐसा आदमी जो किसी दुष्ट राक्षस से अलग नहीं था, बस उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। बेशक सनी ने मॉडरेट की योजनाओं को बार बार नाकाम किया था, लेकिन इससे मिरर रेत का खतरा कम नहीं हुआ था। रात्रिकालीन घर के अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। वेल्लोर ग्रुप के सीईओ की आंखों में सौम्य और मासूमियत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपना असली रूप याद नहीं है। लेकिन फिर बात तो मॉडरेट की ही थी। वह आदमी सनी से भी ज्यादा चालाक और अभिनय में माहिर था। क्या वह सचमुच भूल गया था कि वह कौन है, या सिर्फ दिखावा कर रहा था? ये बताने का कोई तरीका नहीं था। सनी और एफी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वह तटस्थ भाव से बोला, सुप्रभात श्रीमान मॉडरेट, मैं जासूस सनलेस हूं और मैं मिराज सिटी पुलिस के होमिसाइड डिवीजन से जासूस एथेना हूं। हम एक चल रही जांच के संबंध में आपसे बात करना चाहते थे। मॉडरेट ने एक क्षण तक उनका अध्ययन किया। तो फिर क्यों ना हम मेरे ऑफिस में बात करें? अगर मैं उस भयानक आदमी को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं, तो स्वाभाविक है कि मुझे आपकी मदद करनी ही होगी। सनी ने पलकें झपकाईं। इतना आसान? वह क्या खेल रहा है? तभी एक अंगरक्षक ने मॉडरेट के कान में कुछ फुसफुसाया। मॉडरेट ने सनी की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। ओह, मुझे यकीन है कि जासूस सनलेस के अपने कारण रहे होंगे। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कहकर उसने लिफ्ट की ओर इशारा किया। कृपया मेरा पीछा करें। सनी और एफी उसके पीछे पीछे गए, लेकिन उन्हें पता चला कि वहां एक अलग, कहीं ज्यादा आलीशान लिफ्ट थी, जो सिर्फ सीईओ के लिए ही जाने लायक थी। जैसे ही वे वेल्लोर टॉवर की प्रभावशाली ऊंचाई पर पहुंचे, मॉडरेट के अंगरक्षक उनकी पीठ में दुश्मनी भरी निगाहों से छेद कर रहे थे। इस बीच उनके नियोक्ता पूरी तरह निश्चिंत लग रहे थे। जासूस एथेना, मुझे यह अनुमान लगाने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? आप परिचित लगती हैं। सनी ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि क्या यह मॉडरेट का इशारा था कि वह उन्हें याद करता है। एफी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। मुझे सचमुच ऐसा नहीं लगता। मेरे जैसा विनम्र लोकसेवक वेल्लोर ग्रुप के प्रतिष्ठित सीईओ से कहाँ मिल सकता है? मॉडरेट कुछ देर तक रुका, फिर अचानक मुस्कुरा उठा। एथेना, ओह क्यों, बिल्कुल, क्या आप राष्ट्रीय एथलीट नहीं थीं? आपने सचमुच हमें गौरवान्वित किया था। मुझे आज भी वह भाला फेंक याद है जिसमें आपने पहला स्वर्ण पदक जीता था। वह अद्भुत दृश्य था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल पाऊंगी। एफी खांसने लगी। ओह, ये सही है, हालांकि ये कई साल पहले की बात है। मुझे आश्चर्य है कि आपको याद है। मॉडरेट मुस्कुराया। हमारा परिवार खेलों के प्रति बहुत जुनूनी है। मिराज सिटी का एक प्रतिनिधि पदकों का पूरा संग्रह घर ले आया, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? क्या तमाशा चल रहा है? सनी को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। वो मॉडरेट के साथ लिफ्ट में क्यों सफ़र कर रहा था, और मॉडरेट एफी से मिलने पर इतना क्यों उत्साहित था? ये कैसी अजीब बात थी। जल्द ही वे एक आलीशान दफ्तर में पहुंच गए, जो वेल्लोर टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर फैला हुआ था। दीवारें बख्तरबंद कांच की बनी थीं, इसलिए यहाँ से मिराज सिटी का ज्यादातर हिस्सा दिखाई देता था, जो नीचे दूर तक फैला हुआ था और क्षितिज की ओर फैला हुआ था। वहाँ रहने वाले लोग ऊंचाई से चींटियों जैसे लग रहे थे, और शायद वेल्लोर ग्रुप के सीईओ जैसे ताकतवर व्यक्ति के लिए वे ऐसे ही थे। मॉडरेट के ऑफिस में सबसे आकर्षक चीज नज़ारा नहीं था, न ही उसकी अकल्पनीय रूप से महंगी सजावट, बल्कि दीवार पर किसी अनमोल कलाकृति की तरह टंगी एक बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर थी। उसमें एक मुस्कुराता हुआ पुरुष और एक खूबसूरत महिला कैमरे में देख रहे थे, एक उदास किशोर लड़के और काले बालों वाली एक प्यारी सी लड़की को गले लगाए हुए। वहाँ कुछ और लोग भी थे, जो सभी एक खुश और स्नेही माहौल में घिरे हुए थे। सनी ने उन्हें पहचान लिया। बेशक वे वेल्लोर परिवार थे, वे लोग जिनसे वह मिले थे, और वे लोग जो कई साल पहले मर चुके थे। किशोर लड़के और छोटी लड़की का नाम मॉडरेट और मॉर्गन था। खूबसूरत महिला का नाम ग्विन ऑफ वेल्लोर था, और मुस्कुराता हुआ आदमी एनविल था। सनी ने बड़ी बड़ी आंखों से फोटो को देखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन तलवारों के राजा को खुशी से मुस्कुराते हुए देखेगा। क्या उसकी निगाहें देखकर मॉडरेट भी मुस्कुराया? हम उतने डरावने नहीं हैं जितना लोग कहते हैं, है ना? वह हंसा और मुस्कुराते हुए जोड़े के पीछे खड़े एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया। ये मेरे दादाजी हैं, वेल्लोर ग्रुप के संस्थापक, एक उत्कृष्ट इंजीनियर और गहरी व्यावसायिक सूझबूझ वाले व्यक्ति। हमारे आसपास की हर चीज़ उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की बदौलत ही है। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपना पूरा दिन पुरानी मशीनों को दुरुस्त करने और अपने पोते पोतियों को नए मॉडल बनाने के लिए उकसाने में बिताते हैं। मेरा मतलब है परपोते परपोतियों को, ताकि वे उन पर हुक्म चला सकें।
सनी ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। वीरता के संरक्षक। इस बीच मॉडरेट ने खुश जोड़े की ओर इशारा किया। आप मेरे माता पिता से तो परिचित ही होंगे। वेलोर ग्रुप जहां सिर्फ दादाजी की वजह से है, वहीं आज जो कुछ भी है वह मेरे पिताजी की बदौलत है। ओह, आजकल वे ज्यादातर घूमने फिरने और धर्मार्थ कार्यों में ही लगे रहते हैं। सच में, जैसे ही मैं सीईओ बनने लायक हुआ, माँ बाप ने जल्दी रिटायरमेंट लेने की योजना बना ली थी। कितने बेरहम। मॉडरेट फिर से हंसा, फिर तस्वीर में दिख रही छोटी बच्ची की तरफ देखा और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर वह खुशी से मुस्कुराया और एक आलीशान सोफे की ओर इशारा किया। कृपया बैठ जाए, आपका चॉकलेट दूध थोड़ी देर में आ जाएगा। सनी और एफी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह क्या बदतमीजी है। वार्डन ऑफ वेलोर तीसरे दुष्स्वप्न में मारा गया था। ग्वेन की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी जब मॉडरेट लगभग 2 साल का था। एनविल को गॉडग्रेव में सनी ने मार डाला था। एक खुशहाल परिवार का ये सपना कहाँ से आया। कल्पना के महल ने मॉडरेट के लिए ये कल्पना क्यों बनाई थी, और मॉडरेट ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था मानो ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। वह अपने परिवार से नफरत करता था। वीरता से उसकी नफरत इतनी जहरीली और गहरी थी कि उसने अपने प्रतिशोध की आग में एक पूरे महान कुल को आग लगाने के लिए बेरहमी से इस्तेमाल किया था। क्या उसे सचमुच कुछ याद नहीं था? अगर उसने ऐसा नहीं भी किया तो क्या ये व्यक्तित्व उसके असली स्वरूप से बहुत अलग नहीं था? शैतान जासूस और उसका नया साथी सनी और एफी नहीं थे, ये सच है, लेकिन वे एक जैसे लोग थे। हालांकि मॉडरेट का ये रूप अजीब तरह से संतुलित और हानिरहित लग रहा था, बिल्कुल भी उसके असली रूप जैसा नहीं। जैसे ही वे बैठे, मॉडरेट एक कुर्सी पर बैठ गया और एक सुखद स्वर में पूछा, तो आप क्या चर्चा करना चाहते थे? सनी कुछ क्षण तक रुकी रही, फिर संयमित स्वर में बोली, हम निहिलिस्ट पर चर्चा करना चाहते थे। वह मॉडरेट को ध्यान से देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि कोई प्रतिक्रिया होगी। हालांकि मॉडरेट ने किसी भी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसके और विक्षिप्त सीरियल किलर के बीच कोई संबंध ही नहीं था। सनी ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन है, जरूर है ना? मॉडरेट ने सनी के निहिलिस्ट का जिक्र करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया के अलावा, बस यही था। उसके चेहरे पर बेचैनी और थोड़ी सी नाराजगी दिख रही थी, बस और कुछ नहीं। यदि वह अभिनय कर रहा था तो उसे किसी प्रसिद्ध थिएटर में मुख्य कलाकार बनने का हक था, लेकिन फिर ये वही था जो मॉडरेट करने में सक्षम था। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया, मैंने सुना है कि एक नया शिकार आया है। एफी ने सिर हिलाया। सचमुच? शव कल नदी के किनारे एक पार्क में मिला। मॉडरेट इस खबर से दुखी तो थे, लेकिन साथ ही थोड़े उत्सुक भी थे। कितना दुखद है। बहरहाल, जासूसों, मुझे आश्चर्य है कि आपने सभी लोगों में से मुझसे बात करना क्यों जरूरी समझा। उसकी अभिव्यक्ति मासूम उलझन से भरी थी। सनी ने अपना गला साफ किया। देखिए, पीड़ित आपका ही एक कर्मचारी था, वेलोर ग्रुप की एक चैरिटी संस्था का स्नातक और इसी बिल्डिंग में एक सुरक्षा गार्ड। नाम सुनकर मॉडरेट सचमुच चौंक गया। वह युवक, लेकिन मैंने तो उसे सिर्फ 2 दिन पहले ही बधाई दी थी। सनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्या तुम अक्सर उसके साथ बातचीत करते थे? इससे पहले कि मॉडरेट जवाब दे पाता, उसके एक आदमी ने झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने भौहें चढ़ाईं और उसकी आईने जैसी आंखों में अचानक गुस्से की एक झलक उभर आई। उद्धरण चिन्ह ... मुझे वकील की उपस्थिति की क्या आवश्यकता है? क्या बकवास है? उसने उस आदमी को भगा दिया और अजीब भाव से सनी और एफी की ओर मुड़ा। मुझे माफ करना, मेरे कर्मचारी कभी कभी जरूरत से ज्यादा उत्साही हो सकते हैं। जाहिर है, वेलोर ग्रुप जांच में हर संभव मदद करेगा, बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, जासूस। सनी कुछ देर चुप रहा। उसे यकीन होने लगा था कि मॉडरेट को उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है, लेकिन फिर भी इससे उसे शून्यवादी होने का दोष नहीं मिला। ये कल्पना करना कठिन था कि यह सुखद, मिलनसार, चिकना और सुडौल आदमी रात में मिराज सिटी की सड़कों पर घूमकर लोगों की आंखें फोड़ देगा। उसकी अपनी आंखों में न तो कोई पागलपन था, न ही कोई हत्या का इरादा, और उनमें हत्या की कोई प्रवृत्ति ही नहीं थी। सनी खुद एक हत्यारा था, इसलिए वह हत्यारों को अच्छी तरह जानता था। इसके बावजूद उसकी इंद्रियां उसे बता रही थीं कि वेलोर ग्रुप का सीईओ एक कोमल, जीवन से लाड़ प्यार से पला बड़ा और हानिरहित इंसान है। लेकिन फिर वह पहले भी मॉडरेट द्वारा मूर्ख बनाया जा चुका था। वह कई विचित्र परिदृश्यों की कल्पना भी कर सकता था, जैसे असली मॉडरेट की यादें जो रात में ही जागती थीं और फिर चांद के क्षितिज के पीछे छिप जाने पर गायब हो जाती थीं। यानी वह आदमी जागता था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि सोते हुए उसका असली रूप क्या कर रहा है। किसने कहा कि ऐसी बकवास नामुमकिन है? सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने समय बर्बाद करना बंद करने का फैसला किया। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि हत्या की रात आप कहाँ थे।
मॉडरेट ने कुछ क्षणों तक उसे असमंजस में देखा, फिर अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या मैं संदिग्ध हूँ? सनी ने कंधे उचका दिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? मॉडरेट ने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया, फिर अचानक हंसने लगा। मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, लेकिन मैं लोगों को मारता फिरूं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। जासूस, मेरे पास ऐसा भयानक काम करने का क्या कारण होगा? सनी ने उसकी प्रसन्नता भरी निगाहों से मुलाकात की, जिसमें घबराहट का कोई संकेत नहीं था, और आह भरी। खैर, ईमानदारी से कहें तो हम अभी तक इसका कारण नहीं समझ पाए हैं। मॉडरेट ने एक भान उठाए। मैं समझ गया। तो फिर शायद बेहतर सवाल ये होगा कि मुझ पर शक करने का आपके पास क्या कारण है? वह सचमुच जिज्ञासु लग रहा था। सनी और एफी ने एक दूसरे को देखा। फिर वह थोड़ा आगे झुकी। क्या तुम सचमुच नहीं जानते, या फिर सिर्फ नाटक कर रहे हो कि तुम्हें नहीं पता? मॉडरेट ने कुछ बार पलकें झपकाईं। क्या आपको पता है? एफी ने अपनी जीभ चटकाए। पहले अपराध स्थल पर मिले सबूतों के बारे में, जाहिर है। खून की कुछ बूंदें जो पीड़िता की नहीं थीं, बल्कि मिस्टर मॉडरेट, वो आपकी थीं। डीएनए टेस्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। वह पूरी तरह खोए हुए भाव से उसकी ओर देखने लगा। मेरा खून अपराध स्थल पर पाया गया था। निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं, जासूस एथेना। सनी ने निराश होकर कहा कि अभी भी इस बात का कोई संकेत नहीं था कि मॉडरेट उनसे झूठ बोल रहा था। क्या आप हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको उस डीएनए नमूने के बारे में कुछ पता नहीं था? मुझे यकीन करना मुश्किल लग रहा है, ये देखते हुए कि हमें कितनी लगातार उस रास्ते पर जांच करने से मना किया गया था। किसी को पता था और किसी ने जांच को दबाने का आदेश दिया था। ओह, क्या ये भी आपके उन अति उत्साही कर्मचारियों ने आपके आदेश के बिना किया था? मॉडरेट कुछ देर चुप रहा, उसके चेहरे से हंसी का भाव धीरे धीरे गायब होता गया। आखिरकार उसने अपने मातहतों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूं कि आपको यकीन करना मुश्किल लग रहा है, जासूस, लेकिन मुझे सच में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आपके बताने से पहले ऐसा कोई डीएनए सैंपल भी मौजूद है। फिर भी, अगर मुझे याद है, तो जिस रात निहिलिस्ट ने अपना पहला शिकार बनाया था, मैं एक बहुत ही सार्वजनिक चैरिटी डिनर में था। वहाँ ढेरों वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी जिनमें मुझे मेहमानों के साथ घुलते मिलते दिखाया गया हो। सनी ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ की जा सकती है? मॉडरेट ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। और मुझे लगता है कि गवाहों की गवाही को खरीदा जा सकता है। लेकिन जासूस, आपके तर्क में एक खामी है। क्या किसी के लिए अपराध स्थल पर मेरा डीएनए लगाना ज़्यादा आसान नहीं होगा? सनी ने कुछ क्षणों तक उसे घूरा, फिर अनिच्छा से स्वीकार किया। ज़रूर, खून की कुछ बूंदें तो लगाई जा सकती थीं, लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए कौन इतनी दूर जाएगा? मॉडरेट एक कड़वी आह भरकर और दूसरी ओर देखने से पहले चुप रहा। मेरे अनगिनत दुश्मन हैं, जासूस। दुर्भाग्य से ये काम के साथ आता है। सनी के ध्यान से यह बात नहीं छिपी कि मॉडरेट ने ऐसा कहते समय परिवार की तस्वीर की ओर देखा था। तो आखिरकार स्वर्ग में भी परेशानी थी। सनी थोड़ा आगे झुक गया। क्या कोई विशेष व्यक्ति आपके ध्यान में आया? फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे आपकी बहन कैसी हैं? पहली बार मॉडरेट की अभिव्यक्ति में दरार का संकेत दिखा। हालांकि उस मधुर मुस्कान के पीछे जो प्रकट हुआ, वह उसके सच्चे स्वरूप का निर्दयी द्वेष नहीं था, बल्कि वह था दर्द, दुख, उलझन। मॉडरेट कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया, फिर पीछे झुका और ठंडे भाव से सनी की ओर देखने लगा। मेरी बहन इसके पीछे नहीं हो सकती। वह कुछ समय पहले मानसिक रूप से टूट गई थी। सनी ने भौहें उठाईं। एक मानसिक विराम। मॉडरेट ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी बिगड़ी हुई हालत में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। अब वह एक प्रतिष्ठित अस्पताल में इलाज करा रही है, वहां से शायद ही वह कुछ कर पाती। क्या मॉर्गन ने मॉडरेट को मारने की कोशिश की? ये बात निश्चित रूप से बहुत मायने रखती है, ये देखते हुए कि उसने उसे क्या बताया था। सनी ने संक्षेप में बताया कि उन्होंने क्या सीखा था। मॉडरेट के ग्रेट मिरर संस्करण को अपने असली रूप की कोई याद नहीं थी। हत्याओं से उसका संबंध जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं था, और वह खुद भी अजीब तरह से निर्दोष लग रहा था। इस काल्पनिक दुनिया में वेलोर वंश एक बड़ा प्यारा परिवार था, और मॉर्गन ने कुछ समय पहले अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसे एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। यदि मॉडरेट की बात पर विश्वास किया जाए तो यह उसके अपने भले के लिए है। धिक्कार है, मुझे लगता है कि अब मैं और भी कम समझ पा रहा हूँ। मॉर्गन, ऐसा लग रहा था कि मॉर्गन के पास सभी जवाब थे। सनी ने वेलोर परिवार के पारिवारिक चित्र को उदास भाव से देखा। तो फिर हम आपकी बहन से बात कर सकते हैं? मॉडरेट की अभिव्यक्ति बदल गई। बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में आप या कोई भी मेरी बहन को परेशान नहीं करेगा। उसे ठीक होने से रोकने के लिए और अधिक सदमे और आघात की ज़रूरत नहीं है।
उनकी आवाज़ ठंडी और निरंकुश लग रही थी, जिसमें पहली बार वेलोर ग्रुप के शासक की कठोर सत्ता का आभास हो रहा था। सनी जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसी समय एफी आगे झुकी और मॉडरेट के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, अरे मॉडरेट, इससे बाहर निकलो। वह क्या कर रही है? सनी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और मॉडरेट की भी। कुछ क्षणों के लिए आलीशान कार्यालय में सन्नाटा छा गया। तभी मॉडरेट की निगाह में कुछ बदलाव आया। वह अचानक ऐसा लगा, क्या आप उलझन में हैं और थोड़ा शर्मिंदा भी हैं? एफी का हाथ धीरे से पकड़ते हुए उसने अजीब तरह से उसे अपने कंधे से हटाया और संकोच भरे स्वर में पूछा, माफ़ कीजिए जासूस एथेना, किस बात से बाहर निकलना है? एफी ने भौहें सिकुड़ी, फिर अपनी बाँह वापस खींची और अपना गला साफ किया। वह, ओह, बस कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। उसने सनी की ओर देखा और भौहें उठाईं। बेस्टियन की मालकिन होने के नाते जो भी अधिकार उसके पास थे, उनका मॉडरेट पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी किसी भी याद से बेखबर था। कथित तौर पर वह अब उन्हें विदा करने के लिए भी काफ़ी उत्सुक था। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान लौट आई। जैसा कि मैंने कहा, मुझे जांच में हर संभव मदद करने में खुशी होगी। हम मानव संसाधन विभाग से उस बदकिस्मत पीड़ित की निजी फाइल मांग सकते हैं। उसकी पिछली शिफ्ट की सुरक्षा फुटेज भी मंगवाई जा सकती है। मुझे डर है कि अब मुझे तुम्हें अपने सहायकों को सौंपना पड़ेगा। जासूस, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज मेरा कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त है। बस यूं ही मीटिंग खत्म हो गई। कुछ ही देर में सनी और एफी खुद को वेलोर टावर के सामने खड़े हुए और गंभीर भावों से उसे देखते हुए पाए। एफी ने आह भरी। अच्छा, वह था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सनी का संचार बंद हो गया। उसने उसे अपनी जेब से निकाला, उसे गौर से देखा और कॉल रिसीव करने के लिए हरे बटन को दबाया। एक सेकंड बाद और कुछ देर तक होमिसाइड डिवीजन कैप्टन की गुस्से भरी चीखें कमजोर स्पीकर से निकलती सुनाई देने लगीं। सनी ने गहरी सांस ली। धिक्कार है। सनी ने बाकी दिन कैप्टन की डांट खाने, कागजी कार्रवाई करने और मेडिकल परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करने में बिताया, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं था। पिछले पीड़ितों की तरह इस नए पीड़ित के शरीर पर भी कई जख्म थे जो इशारा कर रहे थे कि उस बेचारे युवक ने मरने से पहले एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। इस बार मौत का कारण रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट थी। उसकी गर्दन टूट गई थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उसकी आंखें उसकी मौत से पहले निकाली गई थीं या बाद में, लेकिन ये सर्जरी बहुत ही सटीकता से की गई थी। बहुत झंझट है। इन नियमित कार्यों से निपटने के बाद सनी देर शाम घर लौटी। इस बार उसे अपने पुराने पीटीवी से दूर जाने से पहले उसे बंद करना याद रहा। पता चला कि इन अजीबोगरीब मशीनों में कोई स्टैंड बाय मोड नहीं था और इन्हें हर बार पूरी तरह से बंद करना पड़ता था। कितना आदिम, मेरा गैंडा कभी नहीं। अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए उसने बोतल को दरवाजे के हैंडल पर संतुलित किया और आह भरी। टीवी चालू करके एक आदिम किस्म का मनोरंजन केंद्र, ये सुनने के लिए कि समाचारों में क्या हो रहा है। सनी ने अलमारी खोली और हैंगर से सारे कपड़े उतार दिए। उनके पीछे तस्वीरों और छपे हुए दस्तावेजों का एक बेतरतीब सा ढेर दिखाई दिया, जो मिराज सिटी के एक बड़े से नक्शे पर पिन किए हुए थे और लाल डोरियों से जुड़े हुए थे। शैतान जासूस ने निहिलिस्ट केस पर काम करना कभी नहीं छोड़ा, भले ही उसे निलंबित कर दिया गया हो। ये तस्वीरें सीरियल किलर के पीड़ितों के साथ साथ कई संदिग्ध व्यक्तियों की भी थीं। छपे हुए दस्तावेजों में उनकी पहचान, अपराध स्थलों और शव परीक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। लाल धागों ने इन सब को एक साथ बांधा था, न कि भाग्य के धागों ने पूरे अस्तित्व को एक साथ बांधा था। बस बात यह थी कि सनी उस पैटर्न को नहीं देख पा रही थी जो लाल बुनाई में इन सभी असंबद्ध घटनाओं को जोड़ता था। वह अभी तक इसे नहीं देख सका। खबरें आती जाती रहीं, लेकिन उनमें कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी। निहिलिस्ट को लेकर काफ़ी डर फैलाया गया, साथ ही वेलोर ग्रुप और उसकी नवीनतम पहलों के बारे में कुछ झूठी खबरें भी छपीं। हालांकि कल की खबरें एफी की तस्वीरों से भरी होने वाली थीं, क्योंकि उसे प्रेस को एक ब्रीफिंग देनी थी। सनी ने सुरागों का अध्ययन करते हुए मिराज सिटी के नक्शे की ओर रुख किया। हालांकि कुछ समय बाद उसने टीवी पर एक चोरी भरी नज़र डाली। समाचार रिपोर्ट खत्म हो चुकी थी और स्क्रीन पर किसी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा की झलक दिखाई दे रही थी। उपहास से भौहें चढ़ाते हुए सनी ने सीरियल किलर के शिकारों की तस्वीरों को देखा। हालांकि कुछ समय बाद उसने खुद को टीवी के सामने बैठे हुए नाटक को ध्यान से देखते हुए पाया। वाह, वो साधना, बहुत अजीब लगता है, पर कुछ कुछ प्राकृतिक जागृति जैसा जरूर है। राक्षसी और रूढ़िवादी संप्रदाय क्या होते हैं? वो रूढ़िवादी लोग तो बिल्कुल घटिया लगते हैं। उन्होंने उस लड़की को इतना प्रताड़ित क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि उसने राक्षस राजा के बेटे को बचाया था। वाह, क्या बेतुका नाटक है। वह सुरागों पर वापस लौटना चाहता था, लेकिन एक घंटे बाद भी वह किसी तरह स्क्रीन से चिपका हुआ था। तुम क्या कर रही हो, मूर्ख लड़की? उस सुंदर रूढ़िवादी अमर ने स्पष्ट रूप से एक आंतरिक राक्षस को आश्रय दिया है, क्योंकि तुमने उसका अपहरण कर लिया था और पूरी रात उसे घूर रही थी।
उस असहनीय बोरियत को जानते हुए वह 9 महीने के लिए एकांत में चला जाएगा और आंतरिक राक्षस को बाहर निकाल देगा, जो फिर मानव रूप ले लेगा और तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले कभी भी मानसिक विकार का सामना नहीं करना पड़ा था। गुस्से में सनी चैनल बदलना चाहता था, और फिर भी 1 घंटे बाद भी वह वहीं था। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि तलवार का एक जाल है? तुम्हें कभी भी बिजली की स्वर्गीय तलवार नहीं मिलेगी। इसके बजाय तुम 10 रूढ़िवादी अमर संप्रदायों द्वारा घात लगाए जाओगे। तुम किस तरह की राक्षसी हो, मूर्ख! और वह कमबख्त दानव राजा का बेटा, वह तुम्हें बेहतर सलाह क्यों नहीं दे रहा है? और 1 घंटे बाद, मैं समझ गया। तो दानव राजा का बेटा नवजात आत्मा क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर, क्षेत्र के सच्चे शिखर के निचले मध्य शिखर पर पहुंच गया है, जबकि तुम मर चुके थे और उसे इसमें केवल 5 साल लगे। देवताओं, भले ही तुम्हारे पास दिव्य पूज्य की बेटी का शरीर हो, उस मूर्ख को पकड़ना आसान नहीं होगा। इससे भी बदतर, तुम अब भी सोचते हो कि उसने तलवार कब्र में तुम्हें धोखा दिया। बस अब चूम लो। और थोड़ी देर बाद, नहीं, आंतरिक दानव नहीं, तुम कैसे जाकर अपना बलिदान दे सकते हो? उस घृणित अमर ने तुम्हें निष्कासित करने के लिए पूरे 9 महीने एकांतवास में बिताए, इसलिए तुम्हें जीना होगा। माँ और पिताजी के लिए। ... उसके पता भी नहीं चला कि सुबह हो गई। हर दिन की तरह सेंट भोर होने से पहले ही जाग गई। उसका अपार्टमेंट विशाल और कम सजावट वाला था, एक आरामदायक सन्नाटे से भरा हुआ। मनोरम खिड़कियों के पार बारिश की सरसराहट धीरे धीरे हो रही थी और दूर दूर तक बादलों से भरे आकाश में हल्के बैंगनी रंग की एक पतली रेखा फैल रही थी, जो शहर में छाए गहरे अंधेरे को धीरे धीरे दूर कर रही थी। उसे जल्दबाजी पसंद नहीं थी, इसलिए उसका जीवन समय और अनुशासन का पाबंद था। हर दिन वह सोच समझकर और शांत सटीकता के साथ बिताती थी और हर पल का पूरा आनंद लेती थी। कुछ लोग सेंट की तुलना एक कलाकृति से करते थे। वह शायद ही कभी उनकी चापलूसी पर ध्यान देती थी, लेकिन वह अपने जीवन को एक कलाकृति की तरह देखना पसंद करती थी। एक कलाकार के रूप में उन्हें एक दोषरहित उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए प्रत्येक दिन सावधानी से काम करना पड़ता था। सुबह का समय व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, आत्म देखभाल और पोषण का समय होता था, इसलिए आज भी हर दिन की तरह उसने अपने दिन की शुरुआत 1 घंटे की कड़ी कसरत से की। उसका शरीर ही वह मुख्य साधन था जिससे उसने अपना जीवन गढ़ा। यह एक स्वस्थ मन की नींव भी था, इसलिए उसने इसे उत्तम स्थिति में बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक 1 घंटे बाद सेंट ने अपनी कसरत रोक दी और 10 मिनट तक नहाया, साथ ही क्लींजिंग लोशन और एक्सफोलिएटिंग स्क्रब लोशन लगाया। उसके बाद सौम्य शैम्पू और कंडीशनर लगाया। 10 मिनट और त्वचा की देखभाल में बिताए, उसके बाद 10 मिनट बालों की देखभाल में। अंत में उसने अपने लिए साग के साथ एक साधारण ऑमलेट बनाया और खुद के लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बनाई। सेंट ने चुपचाप नाश्ता किया और एक सुव्यवस्थित व्यक्तिगत फीड से समाचार पढ़ते हुए बाद में अध्ययन के लिए कई वैज्ञानिक लेखों को चिन्हित किया। अंततः उसने सप्ताह के आरंभ में इस दिन के लिए तैयार किया गया एक सुंदर परिधान पहना और घर से निकल पड़ी। सुबह सुबह ट्रैफिक कम था और काम पर जाते समय उसने संगीत, पॉडकास्ट या ऑडियोबुक नहीं सुनी। उसकी कार में सन्नाटा था, बस जागते शहर की धीमी आवाज़ें अंदर तक आ रही थीं। लगभग 30 मिनट की यात्रा के बाद अपने साफ सुथरे और व्यवस्थित कार्यालय में प्रवेश करते हुए सेंट ने 90 मिनट और मरीजों की फाइलों का अध्ययन करने और दिन भर के लिए खुद को तैयार करने में बिताए। सुबह ठीक 9 बजे उनके कार्यालय का दरवाज़ा खुला और उनकी सहायक अंदर आईं। डॉक्टर सेंट, आपकी 9 बजे की नियुक्ति आ गई है। उसने सिर हिलाया। कृपया उन्हें अंदर आने दीजिए। 4 घंटे पहले जागने के बाद यह उसकी पहली आवाज़ थी। सेंट ने मरीज की बात सुनते हुए बारीकी से नोट्स लिए। 15 मिनट के ब्रेक के बाद उन्होंने एक और मरीज को देखा, फिर अपने कार्यस्थल के कड़ी सुरक्षा वाले इनपेशेंट विंग में राउंड के लिए चली गईं। अंततः दोपहर के भोजन का समय हो गया। आमतौर पर सेंट ने स्वयं द्वारा तैयार किया गया पौष्टिक भोजन खाया होता, लेकिन आज उनकी प्रतिबद्धता अलग थी। भले ही भोजन छोड़ना उचित न हो, लेकिन एक पेशेवर के रूप में उनका गौरव सर्वोपरि था। अस्पताल से निकलकर वह पास की एक इमारत में गई जहां उसने एक छोटा सा निजी कार्यालय किराए पर ले रखा था। वहां उसका मरीज पहले से ही अपनी गंदी, जर्जर कार पर टिका हुआ दूर से शहर के नज़ारे को निहार रहा था। वह आदमी खुद अपनी कार से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसके कपड़े सस्ते और झुर्रीदार थे, बाल बिखरे हुए थे, रंग बेजान सा पीला था, आंखें लाल और लाल थीं, जिनके नीचे गहरे काले घेरे थे। आम दिनों में तो सेंट चुपचाप विद्रोही हो जाती, लेकिन अजीब बात यह थी कि इन सब के बावजूद वह काफ़ी आकर्षक लग रहा था। उसके अस्त व्यस्त रूप और ठंडी निगाहों में एक गहरा, शरारती आकर्षण था। उसे देखते ही सेंट को एक अजीब सी पीड़ा भी हुई। यह कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा था, लालसा, अपनापन। वह बता नहीं पाए और उसकी अजीब प्रतिक्रिया पर थोड़ा हैरान भी हुई। जासूस, उसने उसकी ओर देखा, फिर मंद मंद मुस्कुराया। अरे डॉक्टर, मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। क्या मुझे यह आदमी पसंद है?
संत का आशय रोमांटिक या शारीरिक अर्थ में नहीं था, बल्कि केवल एक व्यक्ति के रूप में था। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर लोगों में किसी एक चीज को वह महत्व देती थी तो वह थी योग्यता, जो उसके मानकों के हिसाब से एक बेहद दुर्लभ गुण था। सेंट एक घमंडी इंसान थी जो हर काम में अव्वल रहती थी, और वह दूसरों को भी उसी कसौटी पर कसती थी। जासूस सनलेस जितना प्रतिभाशाली था उतना ही टूटा हुआ भी था, और वह अपने जीवन को उसी लगन से गढ़ रहा था जितनी लगन से वह गढ़ रहा था। भले ही वह जिस उत्कृष्ट कृति को बनाने की कोशिश कर रहा था वह सुंदर से अधिक भयावह लग रही थी, भयावह विषयों और आत्मा विनाशकारी प्रवृत्तियों से भरी हुई, लेकिन जिससे नजर हटाना असंभव था। संत एक क्षण के लिए हिचकिचाए। आज उसमें कुछ अलग सा लग रहा था। कृपया अंदर आएं। सेंट का निजी कार्यालय मानसिक अस्पताल में उनके कमरे से छोटा था, लेकिन बेहतर ढंग से सुसज्जित था। उन्होंने मरीज के लिए एक कप कॉफी बनाई, एक साधारण सी बात जिससे ज्यादातर लोग सहज हो जाते थे और बातचीत करने में सहज हो जाते थे। वह आमतौर पर दूसरे मरीजों को चाय देती थी, लेकिन जासूस की पुरानी अनिद्रा को देखते हुए कॉफी उनके लिए ज्यादा उपयुक्त थी। स्वाभाविक रूप से उसने जो कॉफी बनाई वह बेदाग थी। हर गतिविधि नपी तुली और सटीक थी और सबसे कुशल तरीके से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई थी। सुंदर कप को उस गोरे आदमी के सामने रखते हुए सेंट उसके सामने बैठ गई और अपनी नोटबुक खोली। इस सत्र के लिए उसे बस एक प्रतीकात्मक पारिश्रमिक ही मिलेगा, लेकिन ये ठीक था क्योंकि वह कभी पैसों के पीछे नहीं भागी थी। सेंट के मन में न तो करुणा थी और न ही दया। सच तो यह है कि उसने इस बेढंगे आदमी का इलाज जारी रखने का प्रस्ताव सिर्फ एक वजह से रखा था, पेशेवर गौरव। उसे काम अधूरा और त्रुटिपूर्ण छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसकी मदद किए बिना उसे जाने देने का विचार भी उसे अप्रिय लगा। आज आप सामान्य से अधिक थके हुए लग रहे हैं, जासूस। क्या आपकी अनिद्रा की समस्या और बढ़ गई है? वह कुछ देर तक उसकी ओर देखता रहा, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, बात बस इतनी है कि राक्षसी और राक्षस राजा का बेटा, उन्हें एक साथ आने में 56 एपिसोड लगे। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकती हो? सेंट ने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाकर अपनी नोटबुक में एक छोटा सा वाक्य लिख लिया। जासूस चुप हो गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने पहले भी उसे घूरते हुए देखा था। बहुत कम लोग उसकी तरफ नजरें चुराने से खुद को रोक पाते हैं, लेकिन आज उसकी नज़र अलग थी। किसी तरह वह ज्यादा जिज्ञासु थी। आप ड्यूटी पर लौट आए हैं। ये निश्चित रूप से गति में एक बड़ा बदलाव होगा। वह कुछ देर तक रुका, फिर सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, यह एक आंखें खोल देने वाला अनुभव था, खासकर तब जब मैं अपने नए साथी से मिली। संत ने चुपचाप अपनी भौहें उठाईं और उसे आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। जासूस मुस्कुराया। ये सचमुच थोड़ा विडंबनापूर्ण था। हम दोनों, वह और मैं, आग और पानी से गुजरे थे, और फिर भी वह मुझे पहले बिल्कुल याद नहीं करती थी। लेकिन जब हम इस बार मिले तो वह मैं था जिसे वह याद नहीं थी। सौभाग्य से उसने मुझे याद दिला दिया। फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति जीवंत हो उठी। ओह, दरअसल डॉक्टर सेंट, उनकी बदौलत मुझे एक बड़ी कामयाबी मिली। मेरी पार्टनर, मेरा मतलब है आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आपने एक बार हाथापाई की थी। आह, बेचारी मेरी मेज। संत ने धीरे से भौहें चढ़ाईं। वह किस बारे में बात कर रहा था? हालांकि उसके चेहरे पर ज्यादा भावनाएं नहीं दिखीं। किस तरह की सफलता? जासूस ने उसे अजीब नजर से देखा। ओह, वो, काश आपने ये सवाल न पूछा होता, डॉक्टर। उसकी आवाज़ थोड़ी शर्मिंदगी भरी लग रही थी। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर से हर उठा। क्या तुम्हें वे सारे बुरे सपने याद हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? संत ने सिर हिलाया। क्या वह आखिरकार चैन की नींद सो पा रहा है? बहुत बढ़िया। जासूस ने गहरी सांस ली, फिर गहरी सांस छोड़ी। देखिए, मुझे एहसास हुआ कि वे बुरे सपने नहीं थे। संत ने उसकी ओर देखा और उसे और अधिक बताने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे एक फीकी मुस्कान दी। इसके बजाय वे वास्तविकता हैं, और यह स्थान एक बहुत बड़ा भ्रम है। संत ने पलकें झपकाईं। माफ करें, जासूस ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं एक अर्धदेव हूँ जिसे सिनलेस के नाम से जाना जाता है, मृत्यु का अधिपति, विस्मृत तट का अंधकार में स्वामी और छाया सेना का सेनापति। मैं लगभग अमर हूँ और मेरे 7 शरीर हैं जिनमें से प्रत्येक पूरे महाद्वीपों को नष्ट करने में सक्षम है। बेशक अधिकांश लोग मानते हैं कि मुझे मानवता की दीप्तिमान देवी, अमर ज्वाला की अंतिम पुत्री, चेंजिंग स्टार ने मारा था, लेकिन वास्तव में वह मेरी प्रेमिका है, भले ही हाल ही में दुनिया के भाग्य पर चर्चा करते समय हमारा झगड़ा हुआ हो। सेंट कुछ देर चुप रही, फिर वह अपनी नोटबुक में एक रहस्यमयी भाव से कुछ लिखने लगी। अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से टूट गया है। सिजोफ्रेनिया, महानता का भ्रम, लेकिन कोई लक्षण नहीं थे, बस पीटीएसडी और हल्के व्यक्तित्व विकारों का एक छोटा सा समूह। इस बीच जासूस ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, तो खैर,
मैं भी भाग्य के दानव वीवा का उत्तराधिकारी हूँ, जो वर्तमान में उनके निषिद्ध वंश के सभी 7 टुकड़ों को इकट्ठा करने की खोज में है। उन टुकड़ों में से एक कल्पना के दानव के खंडहर महल के नीचे दर्पण भूलभुलैया में छिपा है, जहाँ मैं एफी सेंट एथेना के साथ गया था। दरअसल ये पूरा शहर एक विस्तृत भ्रम है जो दर्पण भूलभुलैया के बीच में स्थित महान दर्पण के भीतर समाहित है। तो देखिए, मैं मिराज सिटी के कुछ वास्तविक लोगों में से एक हूँ, बाकी सभी एक खौफनाक राक्षस हैं जो केवल मानव होने का दिखावा करते हैं। संत ने अपनी भद्दी भद्दी मुस्कान दबा ली। ये बुरी बात है। यह अंतिम विवरण कई हिंसक समाजोपथों द्वारा साझा किया जाने वाला एक सामान्य लक्षण है। और वो क्या था? उसकी कथित साथी एथेना थी, यानी ओलंपस की तेजस्वी युवती देवी। क्या अब वो देवियों के साथ प्रेम प्रसंग रचने पर आमादा था? वह कहाँ से आया? उसने धीरे से सांस ली। क्या आप मुझे असली नहीं मानते, जासूस? जासूस ने निराशा से उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल असली हैं, डॉक्टर। मेरा मतलब है, जाहिर है आपका दिमाग इस बात पर धो दिया गया है कि आप मिराज सिटी में रहने वाले एक नश्वर मनोचिकित्सक हैं, जो सच से कोसों दूर है। वह खांसने लगा। सच में, असल में, मेरा मतलब है, तुम उन एक संत हो, मेरे सबसे मूल्यवान और वफादार साए। तुम 1 दशक से भी ज्यादा समय से मेरी सेवा निष्ठापूर्वक कर रहे हो, मेरे हर आदेश का पालन कर रहे हो और मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हो। जब से मैंने तुम्हें मारा है, मेरा मतलब है, असली तुम। वैसे मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसके लिए तुम्हें कभी शुक्रिया नहीं कहा। इसलिए शुक्रिया, ये वाकई बहुत मायने रखता है। सेंट ने धीरे से अपनी नोटबुक नीचे की और उस ठंडे, काले और आकर्षक आदमी की ओर देखा। वह व्यक्ति, जो निहिलिस्ट नामक एक सीरियल किलर के प्रति अजीब तरह से आसक्त था, जब से उन दोनों की मुलाकात हुई थी। अचानक उसे यह ख्याल आया कि वे इमारत में अकेले हैं और आसपास कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। वह पूरी तरह से पागल हो गया है। नहीं, हो सकता है कि वह इस पूरे समय पूरी तरह से पागल रहा हो। वह इसे कैसे भूल गई? सेंट ने धीरे से चारों ओर देखा। उसकी निगाह दीवार पर लटकी एक सजावटी तलवार पर टिकी हुई थी, जो उसके एक मरीज से मिला एक भड़कीला उपहार था, जिसे फेंकने का उसका दिल नहीं हुआ था। जासूस, आपने आखिरी बार दवा कब ली थी? शायद वह नींद की कमी के कारण बेहोश हो गया था। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। ओह, मेरी दवाइयाँ। मैंने उन्हें लेना बंद कर दिया जब मुझे याद आया कि मैं असल में कौन हूँ। भले ही मैं अस्थायी रूप से नश्वर शरीर में फंस गया हूँ, फिर भी मैं एक अर्धदेव हूँ, तुम्हें पता है। ये गोलियां मुझे बस पागल बना देती हैं। संत ने अफसोस से आह भरी। मैंने इसके लिए दोपहर का भोजन छोड़ दिया। सेंट काफी देर तक चुप रही। ज्यादातर लोगों को उसकी खामोशी असहज लग रही थी। वे उसे बेतुकी बातों से भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जासूस शांत और सहज लग रहा था, मानो वह उसके मौन स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हो। वह गंभीरता से उसके बारे में सोच रही थी। क्या वह खतरे में थी? इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वह मानसिक रूप से टूटने के संकेतों को कैसे नजरअंदाज कर गई। सेंट ने अपने होंठ हल्के से भींच लिए। उसने अपने मरीज को निराश किया था, और इसलिए उसका अभिमान आहत हुआ था। यह एक अप्रिय एहसास था, और यह एहसास और भी ज्यादा परेशान करने वाला था क्योंकि वह अपनी गलती की जड़ को ठीक से नहीं समझ पाई थी। उसने अपने सामने बैठे अस्थिर आदमी की तरफ देखा। झुर्रीदार कपड़े, बिखरे बाल, पीला चेहरा, उसकी गहरी आंखों में एक उन्मत्त चमक। जासूस ने उसकी ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी भयानक निगाहों की ठंडी गहराई तक कभी नहीं पहुंची। क्या यह मृत्यु का शासक था? अंततः सेंट ने अपनी कलम को अपनी नोटबुक पर 2 बार टैप किया। जासूस, मुझे कुछ विचार साझा करने दीजिए। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, बिल्कुल, डॉक्टर। वह थोड़ा आगे झुकी और शांत, उदासीन स्वर में बोली। आपको सेवा में लौटे कई दिन हो गए हैं। संयोग से निहिलिस्ट का 7वां शिकार भी उसी समय पाया गया। मुझे पूरा शक है कि आपको तुरंत ही इस मामले में शामिल होने का कोई रास्ता मिल गया होगा। उसने भौहें उठाईं। खैर, ये तो सीधा सा अंदाजा है। आखिरकार तुम उस आदमी के साथ मेरे इतिहास के बारे में सब जानते हो, और ये भी कि कैसे मुझे सस्पेंड कर दिया गया और थेरेपी के लिए भेज दिया गया। सच में, इस दुनिया में शायद ही कोई मुझे तुमसे बेहतर जानता हो। सेंट ने अपनी आवाज में एक अलग लय बनाए रखते हुए कहा। पीड़ित की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है। मुझे लगता है कि मिराज सिटी पुलिस विभाग द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं, और यही हो रहा है। हालांकि आज सुबह समाचार लेख देखते हुए मुझे एक प्रासंगिक शीर्षक दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि वेलोर ग्रुप के सीईओ ने कल 2 हत्याकांड जासूसों से बातचीत की थी। आप भी उन जासूसों में से एक रहे होंगे, इसलिए ये कहना सही होगा कि आपने इस सिद्धांत को नहीं छोड़ा है कि श्री मोड्रेट और निहिलिस्ट के बीच कोई संबंध है। उनकी भौहों पर बल पड़े। ठीक है, तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा। फिर भी, कितना चतुराई भरा निष्कर्ष है। लगता है तुम्हारी प्रतिभा मनोचिकित्सा में बर्बाद हो रही है, डॉक्टर। क्या तुमने कभी जासूस बनने के बारे में सोचा है?
संत ने सवाल को अनसुना कर दिया और उसे ठंडेपन से देखा। स्वाभाविक रूप से वेलोर ग्रुप के सीईओ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता और उन्होंने आपको उनका फायदा उठाने का मौका नहीं दिया होगा। इसलिए आप श्री मॉडरेट से मिलकर उस कहानी को पुष्ट करने में विफल रहे जिस पर आप विश्वास करते हैं। बेशक आपके व्यक्तित्व को देखते हुए इसने आपको इसे छोड़ने के लिए राजी नहीं किया, बल्कि इसने आपको केवल अपनी रणनीति बदलने के लिए राजी किया। इस बार जासूस ने कुछ नहीं कहा और बस जिज्ञासा से उसे देखता रहा। संत ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, या यूं कहें कि निशाने। जासूस, तुम एक साधन संपन्न आदमी हो, इसलिए तुम्हें जरूर पता चल गया होगा कि मिस्टर मॉडरेट की कमजोरी क्या है और उसे कहाँ रखा गया है। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, संत ने समान स्वर में कहा, तो ये पूरी बातचीत एक नाटक थी। तुम मुझे अपने साथ जोड़ तोड़ करके एक रेजिडेंट मरीज के तौर पर भर्ती करना चाहते थे, जिससे तुम्हें मिस मॉर्गन तक आसानी से पहुंच मिल जाती। शाबाश जासूस, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रतिभाशाली अभिनेता हो। जासूस ने कुछ बार खांसा और धीरे से बुदबुदाया। उफ। फिर उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। यह मुस्कुराहट उज्ज्वल प्रतीत होने वाली थी, लेकिन उसके समग्र स्वरूप को देखते हुए यह अंततः गहरी और थोड़ी खतरनाक लगने लगी। दोषी ठहरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो कहा वो सच नहीं था। मैं दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हूँ। देखिए, 2 दुनियाएं। रुकिए, इस समय तो 3 है ना? तीनों दुनियाओं में सबसे ईमानदार इंसान। तो मैं सच में देवता होने वाली सारी बातें कह रहा था। मैं सच में हूँ। संत ने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा। हाँ, ये कहकर उसने अपनी नोटबुक बंद की, कलम का ढक्कन लगाया और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। ऊपर से उस गोरे आदमी को देखते हुए उसने कहा, तुमने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की जासूस। तुमने मुझे अपनी योग्यता पर भी शक करने पर मजबूर कर दिया, जो मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं इन सत्रों को जारी रखने का अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। चलो अब कभी नहीं मिलते। हालांकि मैं तुम्हें किसी दूसरे थेरेपिस्ट की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। तुम स्वस्थ रहो। ये कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी। वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ता हुआ उसके पीछे पीछे गया। जरा रुकिए सेंट, मेरा मतलब है डॉक्टर सेंट। दरअसल मैं चाहती थी कि आप मेरी पार्टनर से मिलें, वो जल्द ही यहाँ आने वाली है। अभी किसी भी पल, एक बार चीज़ें आसान हो जाएंगी। अपना सिर थोड़ा सा घुमाते हुए सेंट ने इतनी भावनाशून्य आवाज में कहा कि वह आदमी कांप उठा। जासूस, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसका भी यही मतलब था। अपने शरीर को उत्तम स्थिति में बनाए रखने के अलावा सेंट स्वाभाविक रूप से आत्मरक्षा और कई मार्शल आर्ट में निपुण थीं, जिनमें कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, एकेडो और वुशु की कई दक्षिणी शैलियां शामिल थीं, एक ऐसा तथ्य जिसका वह विशेष रूप से प्रचार करना पसंद नहीं करती थीं। मार्शल आर्ट उसके लिए जितना शौक था उतना ही ज़रूरी भी, खासकर ये देखते हुए कि वह कैसी दिखती थी और काम के सिलसिले में किस तरह के लोगों से मिलती थी। हालांकि ज़्यादातर यह एक प्रशिक्षण का जरिया था। आखिरकार अगर उसे अपने शरीर का इस्तेमाल करना ही नहीं आता तो उस पर काम करने का क्या फ़ायदा। फिर भी जासूस सनलेस कोई अनजान नहीं था। वह खुद एक अनुभवी योद्धा था और सेंट के उलट उसने अपना अनुभव असली लड़ाइयों में कमाया था, किसी साफ सुथरी तातामी पर नहीं। इसके अलावा वह एक मर्द था। भले ही उसका कद मामूली था, फिर भी उसे इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि उनमें से कौन शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत है। वह उसकी धमकी को नज़रअंदाज कर सकता था, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में जासूस ने उसके वादे पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया था, मानो वह सेंट को उससे अधिक श्रेय दे रहा था जितना वह स्वयं को दे रही थी। उसका हाथ छोड़कर वह जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। न हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है संत, मेरा मतलब है डॉक्टर। संत, समझे, मैंने जाने दिया। संत भौहें चढ़ाकर दरवाजे की ओर चले गए। जाने से ठीक पहले उसने अपने कंधे पर लिखा, मेरे पास दोबारा मत आना जासूस। अगर तुम आए तो मैं तुम्हारी मानसिक स्थिति का अपना आकलन वापस ले लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी कानून प्रवर्तन में काम न करो। उसकी आवाज़ उदासीन थी और उसकी नज़र ठंडी थी। अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए संत ने भौहें चढ़ाईं। वह इतनी असहज क्यों महसूस कर रही थी? अजीब, उसे पीछे छोड़ना किसी भी तरह से बहुत गलत लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे यही करना चाहिए था। जिंदगी का एक सुनहरा नियम है कि कभी भी उन लोगों पर समय बर्बाद न करें जो इसके लायक नहीं हैं, और सेंट ने इस नियम का पूरी ईमानदारी से पालन किया। अपने होठों को भींचते हुए उसने अपना सिर हिलाया और चली गई। कार्यालय में अकेले रह जाने पर सनी ने आह भरी और धीरे से कोसा। धिक्कार है, सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। एफी कहाँ है? उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथी का कोई पता नहीं चला। अंततः उसने आह भरी। अच्छा, चलो अच्छी बात देखते हैं। कम से कम मेरी हड्डियां तो अभी भी सलामत हैं। जब तक सनी बिल्डिंग से बाहर निकला, सेंट जा चुका था।
उसने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर उठाया ताकि बारिश उसके नीचे न घुसे और पास के एक किफ़ायती स्टोव की छत के नीचे छिप गया और दुखी भाव से अपना कम्युनिकेटर निकाल लिया। एफी को देर हो रही थी। उसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उसे फ़ोन करना था और उसके तुरंत बाद पहुंचना था। आज वे सेंट को याद दिलाना चाहते थे कि वह असल में कौन है। जाहिर है अब उस योजना पर पुनः काम करना होगा। संत बहुत ज़्यादा चतुर है। वह जानता था कि उसकी परछाई बेहद बुद्धिमान है। हालांकि चूंकि वह कभी बोलती नहीं थी, सनी को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह कितनी चतुर और चतुर है। उसे यह समझने में बस कुछ ही मिनट लगे थे कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। उसने उसे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। सनी ने उसके ज़्यादातर कबूलनामे मौके पर ही कर दिए थे, ये सच है, लेकिन उसका कथित मानसिक संतुलन पूरी तरह से विश्वसनीय था। आखिरकार उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। उससे भी बढ़कर मॉर्गन में उसकी रुचि का सही अंदाज़ा लगाना ऐसी बात नहीं थी जिसकी उसने उससे उम्मीद की होगी। ऐसा लग रहा था कि मानसिक संस्थान के निजी विंग में जाना आसान नहीं होगा। शैतान जासूस की भूमिका के दायरे को बढ़ाने की उसकी अस्थायी योजना मानसिक रूप से अस्थिर और इसलिए अप्रत्याशित होने का नाटक करके भी कामयाब नहीं हुई। उन्हें सेंट को उसका असली रूप याद दिलाना होगा अगर उसका सिद्धांत सही था और एफी फिर से अपना जादू चला सकती थी पहले। लेकिन अब यह भी मुश्किल हो गया था क्योंकि उस मौन चिकित्सक का उससे दोबारा मिलने का कोई इरादा नहीं था। धत्तेरी की, सनी को सेंट की नज़रों में रहना पसंद नहीं था। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। हताश और असंतुष्ट होकर उसने अपने कम्युनिकेटर की ओर देखा, मानो उससे पूछ रहा हो कि एफी ने फ़ोन क्यों नहीं किया। संचारक मर चुके थे। इसकी स्क्रीन काली थी और सनी के किसी भी कार्य का ये कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। मुझे मत बताओ, क्या इन चीज़ों को भी प्रतिदिन रिचार्ज किया जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अव्यावहारिक था। सनी कुछ देर तक उस बेकार पड़े उपकरण को स्तब्ध भाव से देखता रहा, फिर गुस्से में उसने अपना हाथ उठाकर उसे दीवार पर पटक दिया। आखिरकार उसने एक लंबी आह भरी और अपना हाथ नीचे कर लिया, ये सोचकर कि उस क्षतिग्रस्त संचारक को छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे यह पता नहीं था कि नया फ़ोन कैसे खरीदा जाए। डेविल डिटेक्टिव की यादों में खोट ढूंढते हुए सनी को बीते ज़माने के आदिम बेढंगे संचार उपकरणों, मोबाइल फ़ोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था इसकी धुंधली सी याद आई। कुछ पलों के लिए अपने चेहरे को हथेली से ढंक कर वह धीरे से कराह उठा और फिर अपनी कार की ओर चल पड़ा। अंदर जाकर सनी ने इंजन चालू किया और उसे एक घिसी पिटी केबल मिली जो चार्जर का काम करने वाली थी। जिस पोर्ट में केबल लगनी थी वह समय के साथ ढीली पड़ गई थी, इसलिए वह कुछ देर तक उससे छेड़छाड़ करने के बाद ही उस नाजुक तकनीक को चालू कर पाया। कहने की ज़रूरत नहीं कि इससे उसका मूड ज़रा भी नहीं सुधरा। आखिरकार कम्युनिकेटर चार्ज होने लगा। कुछ मिनट बाद सनी ने फ़ोन चालू किया। उसे एक नाराज़गी भरा नोटिफिकेशन मिला जिसमें बताया गया था कि उसके 1 दर्जन कॉल मिस हो गए हैं। उसकी निराशा की वजह यह थी कि कम्युनिकेटर उठाने पर चार्जिंग केबल और पोर्ट के बीच संपर्क टूट गया, इसलिए उसे कॉल वापस करने से पहले कुछ मिनट और इंतज़ार करना पड़ा। वह उन मिनटों में चुपचाप गुस्से में और बीते ज़माने की पुरानी तकनीक को कोसता रहा। ये स्वर्णिम युग हो सकता है, लेकिन चीज़ों को इतनी बार चार्ज करना, और वो भी तारों से, सच में। और लोग, शैतान जासूस की यादों से सनी को जो पता चला उसके अनुसार वे इन आदिम चीज़ों से चिपके रहते थे और इनके प्रति जुनूनी थे, यहाँ तक कि आदिवासी जैसा व्यवहार करने लगे थे। आपके संचारक मॉडल से आपकी निष्ठा और सामाजिक स्थिति दोनों का पता चलता था, और जो लोग गलत संचारक मॉडल का इस्तेमाल करते थे उन्हें अक्सर धमकाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था। इस अजीब व्यवहार को निर्माताओं द्वारा भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि लोग महंगे संचार उपकरण खरीदने के लिए कर्ज में डूब गए जिन्हें वे वास्तव में वहन नहीं कर सकते थे। बेहद हास्यास्पद। ऐसा लग रहा था कि सर्वनाश में रहने के भी अपने फायदे हैं। जब उसका खराब हो चुका कम्युनिकेटर आखिरकार पूरी तरह चार्ज हो गया तो सनी ने एफी को फ़ोन किया। उसने लगभग तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी नाराज़ लग रही थी। तुम कहाँ थे? मैं तुम तक नहीं पहुँच सका। सनी शर्मिंदगी से खांसने लगी। ओह, मैं सेंट के साथ था। मेरा कम्युनिकेटर शायद बंद हो गया होगा। क्या बात है? 1 मिनट रुको। सनी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं सेंट के साथ अकेली थी। मेरा कम्युनिकेटर बंद था। ओह नहीं। एक शापित आतंक और भाग्य से निर्वासित होने के बाद ही एफी ने सेंट के अपनी प्रेमिका होने का मजाक बंद करवाया, और उसने उसे वह घटिया मजाक फिर से शुरू करने का हथियार दे दिया। सनी ने जल्दी से कम्युनिकेटर में बात की ताकि एफी के कुछ कहने से पहले ही उसे बीच में ही रोककर भ्रमित कर दे। खैर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही? क्या पत्रकार बहुत परेशान करने वाले थे? कैप्टन का क्या हाल था? क्या वो खुश थे? क्या पीआर विभाग ने आपकी तारीफ की? उन्होंने की है ना?
एफी कुछ क्षण चुप रही, फिर एक अजीब गंभीर स्वर में बोली, तो फिर मैं समझ गया कि आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। सनी ने भौहें उठाईं। नहीं। क्यों, क्या हुआ? तभी उसे पृष्ठभूमि में आती आवाजें समझ में आई, दर्जनों लोगों की बातचीत, फोन की घंटियों की आवाजें तथा कैप्टन द्वारा किसी को जोर जोर से डांटने की आवाजें। एफी ने आह भरी। जाओ, समाचार देखो, फिर यहाँ वापस आओ, हमें कोई समस्या हो सकती है। इतना कहकर उसने कॉल समाप्त कर दी। सनी ने भौहें चढ़ाईं, फिर नेटवर्क के स्थानीय संस्करण का मूल्यांकन किया और समाचार फीड खोला। तुरंत ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या? पहले कुछ पृष्ठों पर लगभग सभी समाचार लेखों में एक ही तस्वीर दिखाई गई थी। सड़क टूटे हुए कांच और मलबे से अटी पड़ी थी, जिसके किनारे पर मुनी हुई और फटी हुई धातु की रेलिंग में एक बड़ा सा गैप था और गीले डामर पर खून लगा हुआ था। सभी शीर्षक सनसनीखेज थे, लेकिन एक ही बात कह रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज़, वेलोर ग्रुप के सीईओ की हत्या की असफल कोशिश के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सनी ने कम्युनिकेटर नीचे फेंक दिया और पहिया पकड़ लिया। ये सब लानत है। अब क्या? मिराज सिटी पुलिस विभाग उबल रहा था। सनी के पहुंचने तक होमिसाइड डिवीजन का कप्तान अपने मातहतों पर चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि उसे किसी उच्च अधिकारी द्वारा चिल्लाया जा रहा था। शायद दूसरे डिवीजनों में भी यही हो रहा था, भले ही इसका कोई खास मतलब न हो। लोग बस अपनी वफादारी साबित करने के लिए गुस्से में दिखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि मॉडरेट की जान लेने की कोशिश निहिलिस्ट और उसके साथ पीड़ितों से कम 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मानो पूरा मिराज शहर एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता हो। सनी ने भौहें चढ़ाकर इधर उधर देखा और इस नरसंहार को नज़रअंदाज करते हुए एफी को ढूंढ निकाला। वह होमिसाइड डिवीजन के स्टाफ किचन में दीवार पर टिकी हुई गुलाबी फ्रॉस्टिंग और इंद्रधनुषी रंगों वाले स्प्रिंकल्स वाली एक गोल आकार की पेस्ट्री खा रही थी। उसके सामने एक बड़ा खाली डिब्बा भी रखा था। अरे यार, सुनो, मैंने डोनट्स नाम की ये चीज़ें खोज निकाली हैं। ये तो बस मरने के लायक हैं। उसने उसे बहुत देर तक घूरा, फिर दांत पीस लिए। हाँ, अगर वे इतने स्वादिष्ट हैं, तो क्या तुमने मेरे लिए भी एक छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, है ना? उसने एक दो बार पलकें झपकाईं, फिर जल्दी से अपना बचा हुआ डोनट निगल लिया और मुस्कुरा दी। उफ, माफ़ करना, कोई नहीं बचा। सनी ने अपना सिर हिलाया। वैसे, क्या अभी ये ज़रूरी है? मॉडरेट को आखिर हुआ क्या था? एफी ने अपने हाथ एक कागज़ के तौलिए से पोंछे, फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और कंधे उचका दिए। किसी ने उसे मारने की कोशिश की, बस यही हुआ। इससे भी बदतर, यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, इसलिए सभी पत्रकारों ने अपने कम्युनिकेटर निकाल लिए और मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मेरा अपना डेब्यू, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसने उसे दुख भरी नज़र से देखा। लगता है मॉडरेट की पीटीवी एक पुल पार कर रही थी, तभी एक ट्रक सामने वाली लेन से मुड़ा और पूरी रफ्तार से उसमें जा घुसा। दोनों गाड़ियां नदी में गिर गईं। टक्कर भी पहले से तय लग रही थी। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मॉडरेट के ड्राइवर की हालत गंभीर है। हालांकि वह व्यक्ति बाल बाल बच गया, उसे मामूली चोटें आईं। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उनका पीटीवी टैंक जैसा बना हुआ था, जाहिर है, और उसमें एयरबैग का पूरा शस्त्रागार लगा हुआ था, शायद इसीलिए उसे पानी में धकेला गया होगा। हालांकि वह तैरकर किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, वह अपने ड्राइवर को मलबे से निकालने के लिए पहले तो वहीं रुके रहे और बेहोश आदमी को अपने साथ किनारे तक घसीट लाए। वाकई बहादुरी की बात है। मुझे यकीन है कि कल के समाचार लेख रंगीन होंगे। सनी ने भौहें उठाईं। मॉडरेट कुछ निस्वार्थ काम कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर की पहचान क्या है? एफी ने कंधे उचकाए। बस एक अनजान व्यक्ति, जिसका मॉडरेट से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। वेलोर ग्रुप से भी कोई हिसाब किताब नहीं है। हालांकि जुए के ढेर सारे कर्ज हैं। सनी कुछ क्षण रुकी, फिर पूछा, मुझे लगता है कि हम अस्पताल में मॉडरेट से नहीं मिल पाएंगे, है ना? एफी ने उपहास किया। कोई मौका नहीं। खैर, माफ़ करना कि मैं नहीं आ पाए। जैसे ही खबर फैली, सब लोग जुट गए। मैं शक के घेरे में आए बिना नहीं जा सकती थी। तुम्हारे थेरेपिस्ट के साथ डेट कैसी रही? सनी ने उसे एक उदास नज़र से देखा। ये बहुत बुरा हुआ। रुको, नहीं, ये कोई डेट नहीं थी। हिम्मत मत करना ये बकवास फिर से शुरू करने की। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर गंभीर स्वर में बोला। उसने धमकी दी कि अगर मैं फिर कभी उसके सामने आया तो वह मेरा हाथ तोड़ देगी और मेरा करियर खत्म कर देगी। तो इसे आप सफलता नहीं कहेंगे? एफी ने डोनट्स के खाली डिब्बे को अफसोस के साथ देखा, आह भरी और अनिश्चित भाव से उसकी ओर देखा। खैर, मुझे ये पसंद नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन चीज़ें सही जगह पर नहीं आ रही हैं। मॉडरेट, निहिलिस्ट और पीड़ित, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें सचमुच जोड़ता हो। और यहाँ मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा, मॉर्गन के अलावा, जो इस पूरे समय एक पागलखाने में बंद रहा है? उसने अपना सिर हिलाया। या तो हम कुछ भूल रहे हैं, या फिर कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है।
सनी कुछ देर तक चुप रही और अपने शब्दों पर विचार करती रही। मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा? उसके मन में अचानक एक संदेह की भावना जागृत हुई। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर धीरे से बोला, वेलोर ग्रुप के सीईओ को तो बहुत से लोग मारना चाहेंगे, लेकिन मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा? ये तो कहीं ज्यादा बेहतर सवाल है। एफी ने भौहें उठाईं। क्या तुम्हें कुछ पता चला? सनी को शैतान जासूस की कोठरी के पीछे छिपा हुआ अस्थायी जांच बोर्ड याद आ गया। शहर का नक्शा, मामले का ब्यौरा, पीड़ितों की तस्वीरें। नदी किनारे मिले युवक का भयानक फूला हुआ चेहरा उसके दिमाग में घूम गया। शायद, लेकिन चलो इस बारे में कहीं और बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस अफरा तफरी में कहीं खो गए तो कैप्टन को पता चलेगा। वे दोनों पुलिस बिल्डिंग से निकलकर चुपचाप सनी के जर्जर अपार्टमेंट की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सोचता रहा, उसकी भौहें गहरी होती जा रही थीं। एफी ने उसके अजीब मूड को भांप लिया होगा, क्योंकि जब वे लोग पहुंचे तो उसने एक अजनबी आदमी के घर में आमंत्रित किए जाने के बारे में मजाक भी नहीं किया। अपार्टमेंट में घुसते ही सनी सीधे अलमारी के पास गया और उसे खोला, जिससे जांच बोर्ड सामने आ गया। उसने हाल ही में हुई हत्या की केस फाइल निकाली और बाकी हत्याओं के साथ नवीनतम शिकार की तस्वीर भी लगा दी, फिर एक कदम पीछे हटकर उन सभी का एक बार फिर से अध्ययन किया। एक साधारण काले सूट में एक खूबसूरत युवक, जिसके कॉलर के ऊपर एक काले टैटू का सिरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। सस्ते कपड़े पहने एक जर्जर चेहरे वाली महिला, करीने से कटी दाढ़ी वाला एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी, तराशे हुए चेहरे और मांसल शरीर वाला एक चौड़े कंधों वाला आदमी, अस्पताल के स्क्रब पहने एक युवती, और कुछ और। मैंने उन्हें पहले भी देखा है। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ भी समानता नहीं थी। उनकी उम्र, लिंग, पेशा, सामाजिक स्थिति और शारीरिक बनावट सब अलग अलग थे, मानो निहिलिस्ट को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसने किसे मारा है। जिन जगहों पर शव मिले थे वहां भी कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। सब कुछ बेहद बेतरतीब ढंग से हुआ था। आप क्या देखते हैं? एफी ने जांच बोर्ड का अध्ययन किया, फिर कंधे उचका दिए। बहुत सारी लाल डोरियां, ज्यादातर लाशें पानी के पास मिली, पर शायद ये महज इत्तेफाक है। मिराज सिटी नदियों से भरी है, 2 झीलों का तो जिक्र ही नहीं, और ये बारिश हफ्तों से रुकी ही नहीं है। सनी सिहर उठी। पीड़ित? क्या वे तुम्हें किसी चीज की याद नहीं दिलाते? एफी ने भौहें चढ़ाईं। खैर, जरा सोचो तो, वे जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मेरे समकक्ष ने उनकी हत्या की खबरें देखी थीं। सनी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे तुम्हें जाने पहचाने लगते हैं, तुम्हारे समकक्ष को नहीं। मुझे याद करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब तुमने पूछा कि मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा तो आखिरकार मैंने उसे याद कर लिया। उसने अपने होंठ भींच लिए। मुझे लगता है कि मेरी सोच शैतान जासूस की भावनाओं से दूषित हो गई है, जो इस बात पर आश्वस्त था कि मॉडरेट ही हत्यारा था। इसीलिए मुझे बिंदुओं को जोड़ने में इतना समय लगा। एफी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। तो अब आपको नहीं लगता कि मॉडरेट ही हत्यारा है? सनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर एक तस्वीर की ओर इशारा किया। वह तस्वीर चौड़े कंधों वाले एथलेटिक आदमी की थी। यह आदमी, वह यहाँ मिराज सिटी में एक वकील था, लेकिन असल दुनिया में उसका नाम अवेकेंड वॉरेन था। वह क्लान वेलोर का अनुचर था, इससे पहले कि मॉडरेट ने उसे अपना वाहक बना लिया। एफी ने भौहें सिकोड़ीं, फिर एक बार फिर तस्वीरों को देखा। फिर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने उन्हें पहचान लिया। उन दोनों ने इन लोगों को पहले भी देखा था। ये तीसरे दुष्स्वप्न में हुआ था, जब मॉडरेट उन्हें अपने नवजात दर्पण क्षेत्र में ले गया था, जहां चोरी की गई लाशों का उनका रुगण संग्रह रखा गया था। ये हैं मॉडरेट के बर्तन। सनी ने सिर हिलाया। वे हैं। मिराज सिटी में इन लोगों को कोई नहीं जोड़ता, लेकिन असल दुनिया में उन सबका हश्र एक जैसा ही था। वे मॉडरेट के वाहक बन गए। तो देखिए, मॉडरेट हत्यारा नहीं है। उसने आह भरी, फिर एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पीड़ित है, निहिलिस्ट, मॉडरेट का शिकार कर रहा था। मिराज सिटी पुलिस विभाग उबल रहा था। सनी के पहुंचने तक होमिसाइड डिवीजन का कप्तान अपने मातहतों पर चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि उसे किसी उच्च अधिकारी द्वारा चिल्लाया जा रहा था। शायद दूसरे डिवीजनों में भी यही हो रहा था, भले ही इसका कोई खास मतलब न हो। लोग बस अपनी वफादारी साबित करने के लिए गुस्से में दिखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि मॉडरेट की जान लेने की कोशिश निहिलिस्ट और उसके साथ पीड़ितों से कम 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मानो पूरा मिराज शहर एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता हो। सनी ने भौहें चढ़ाकर इधर उधर देखा और इस नरसंहार को नजरअंदाज करते हुए एफी को ढूंढ निकाला। वह होमिसाइड डिवीजन के स्टाफ किचन में दीवार पर टिकी हुई गुलाबी फ्रॉस्टिंग और इंद्रधनुषी रंगों वाले स्प्रिंकल्स वाली एक गोल आकार की पेस्ट्री खा रही थी। उसके सामने एक बड़ा खाली डिब्बा भी रखा था। अरे यार, सुनो, मैंने डोनट्स नाम की ये चीजें खोज निकाली हैं। ये तो बस मरने के लायक हैं। उसने उसे बहुत देर तक घूरा, फिर दांत पीस लिए। हाँ, अगर वे इतने स्वादिष्ट हैं, तो क्या तुमने मेरे लिए भी एक छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, है ना?
उसने एक दो बार पलकें झपकाईं, फिर जल्दी से अपना बचा हुआ डोनट निगल लिया और मुस्कुरा दी। उफ, माफ करना, कोई नहीं बचा। सनी ने अपना सिर हिलाया। वैसे क्या अभी ये जरूरी है? मॉडरेट को आखिर हुआ क्या था? एफी ने अपने हाथ एक कागज के तौलिए से पोंछे, फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और कंधे उचका दिए। किसी ने उसे मारने की कोशिश की, बस यही हुआ। इससे भी बदतर, यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, इसलिए सभी पत्रकारों ने अपने कम्युनिकेटर निकाल लिए और मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मेरा अपना डेब्यू, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसने उसे दुख भरी नज़र से देखा। लगता है मॉडरेट की पीटीवी एक पुल पार कर रही थी, तभी एक ट्रक सामने वाली लेन से मुड़ा और पूरी रफ्तार से उसमें जा घुसा। दोनों गाड़ियां नदी में गिर गईं। टक्कर भी पहले से तय लग रही थी। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मॉडरेट के ड्राइवर की हालत गंभीर है। हालांकि वह व्यक्ति बाल बाल बच गया, उसे मामूली चोटें आईं। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उनका पीटीवी टैंक जैसा बना हुआ था, जाहिर है, और उसमें एयरबैग का पूरा शस्त्रागार लगा हुआ था, शायद इसीलिए उसे पानी में धकेला गया होगा। हालांकि वह तैरकर किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, वह अपने ड्राइवर को मलबे से निकालने के लिए पहले तो वहीं रुके रहे और बेहोश आदमी को अपने साथ किनारे तक घसीट लाए। वाकई बहादुरी की बात है। मुझे यकीन है कि कल के समाचार लेख रंगीन होंगे। सनी ने भौहें उठाईं। मॉडरेट कुछ निस्वार्थ काम कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर की पहचान क्या है? एफी ने कंधे उचकाए। बस एक अनजान व्यक्ति जिसका मॉडरेट से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। वेलोर ग्रुप से भी कोई हिसाब किताब नहीं है। हालांकि जुए के ढेर सारे कर्ज हैं। सनी कुछ क्षण रुकी, फिर पूछा, मुझे लगता है कि हम अस्पताल में मॉडरेट से नहीं मिल पाएंगे, है ना? एफी ने उपहास किया। कोई मौका नहीं। खैर, माफ करना कि मैं नहीं आ पाए। जैसे ही खबर फैली, सब लोग जुट गए। मैं शक के घेरे में आए बिना नहीं जा सकती थी। तुम्हारे थेरेपिस्ट के साथ डेट कैसी रही? सनी ने उसे एक उदास नज़र से देखा। ये बहुत बुरा हुआ। रुको, नहीं, ये कोई डेट नहीं थी। हिम्मत मत करना ये बकवास फिर से शुरू करने की। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर गंभीर स्वर में बोला। उसने धमकी दी कि अगर मैं फिर कभी उसके सामने आया तो वह मेरा हाथ तोड़ देगी और मेरा करियर खत्म कर देगी। तो इसे आप सफलता नहीं कहेंगे? एफी ने डोनट्स के खाली डिब्बे को अफसोस के साथ देखा, आह भरी और अनिश्चित भाव से उसकी ओर देखा। खैर, मुझे ये पसंद नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन चीज़ें सही जगह पर नहीं आ रही हैं। मॉडरेट, निहिलिस्ट और पीड़ित, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें सचमुच जोड़ता हो। और यहाँ मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा, मॉर्गन के अलावा, जो इस पूरे समय एक पागलखाने में बंद रहा है? उसने अपना सिर हिलाया। या तो हम कुछ भूल रहे हैं, या फिर कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। सनी कुछ देर तक चुप रही और अपने शब्दों पर विचार करती रही। मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा? उसके मन में अचानक एक संदेह की भावना जागृत हुई। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर धीरे से बोला, वेलोर ग्रुप के सीईओ को तो बहुत से लोग मारना चाहेंगे, लेकिन मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा? ये तो कहीं ज्यादा बेहतर सवाल है। एफी ने भौहें उठाईं। क्या तुम्हें कुछ पता चला? सनी को शैतान जासूस की कोठरी के पीछे छिपा हुआ अस्थायी जांच बोर्ड याद आ गया। शहर का नक्शा, मामले का ब्यौरा, पीड़ितों की तस्वीरें। नदी किनारे मिले युवक का भयानक फूला हुआ चेहरा उसके दिमाग में घूम गया। शायद, लेकिन चलो इस बारे में कहीं और बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस अफरा तफरी में कहीं खो गए तो कैप्टन को पता चलेगा। वे दोनों पुलिस बिल्डिंग से निकलकर चुपचाप सनी के जर्जर अपार्टमेंट की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सोचता रहा, उसकी भौहें गहरी होती जा रही थीं। एफी ने उसके अजीब मूड को भांप लिया होगा, क्योंकि जब वे लोग पहुंचे तो उसने एक अजनबी आदमी के घर में आमंत्रित किए जाने के बारे में मजाक भी नहीं किया। अपार्टमेंट में घुसते ही सनी सीधे अलमारी के पास गया और उसे खोला, जिससे जांच बोर्ड सामने आ गया। उसने हाल ही में हुई हत्या की केस फाइल निकाली और बाकी हत्याओं के साथ नवीनतम शिकार की तस्वीर भी लगा दी, फिर एक कदम पीछे हटकर उन सभी का एक बार फिर से अध्ययन किया। एक साधारण काले सूट में एक खूबसूरत युवक, जिसके कॉलर के ऊपर एक काले टैटू का सिरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। सस्ते कपड़े पहने एक जर्जर चेहरे वाली महिला। करीने से कटी दाढ़ी वाला एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी। तराशे हुए चेहरे और मांसल शरीर वाला एक चौड़े कंधों वाला आदमी। अस्पताल के स्क्रब पहने एक युवती। और कुछ और। मैंने उन्हें पहले भी देखा है। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ भी समानता नहीं थी। उनकी उम्र, लिंग, पेशा, सामाजिक स्थिति और शारीरिक बनावट सब अलग अलग थे, मानो निहिलिस्ट को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसने किसे मारा है। जिन जगहों पर शव मिले थे वहां भी कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। सब कुछ बेहद बेतरतीब ढंग से हुआ था। आप क्या देखते हैं? एफी ने जांच बोर्ड का अध्ययन किया, फिर कंधे उचका दिए। बहुत सारी लाल डोरियां। ज्यादातर लाशें पानी के पास मिली, पर शायद ये महज इत्तेफाक है।
मिराज सिटी नदियों से भरी है, 2 झीलों का तो जिक्र ही नहीं। और ये बारिश हफ्तों से रुकी ही नहीं है। सनी सिहर उठी, पीड़ित, क्या वे तुम्हें किसी चीज़ की याद नहीं दिलाते? एफी ने भौहें चढ़ाईं। खैर, ज़रा सोचो तो, वे जाने पहचाने लगते हैं। लेकिन ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मेरे समकक्ष ने उनकी हत्या की खबरें देखी थीं। सनी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे तुम्हें जाने पहचाने लगते हैं, तुम्हारे समकक्ष को नहीं। मुझे याद करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब तुमने पूछा कि मॉडरेट को कौन मारना चाहेगा, तो आखिरकार मैंने उसे याद कर लिया। उसने अपने होंठ भींच लिए। मुझे लगता है कि मेरी सोच शैतान जासूस की भावनाओं से दूषित हो गई है, जो इस बात पर आश्वस्त था कि मॉडरेट ही हत्यारा था। इसीलिए मुझे बिंदुओं को जोड़ने में इतना समय लगा। एफी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। तो अब आपको नहीं लगता कि मॉडरेट ही हत्यारा है? सनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर एक तस्वीर की ओर इशारा किया। वह तस्वीर चौड़े कंधों वाले एथलेटिक आदमी की थी। यह आदमी, वह यहाँ मिराज सिटी में एक वकील था, लेकिन असल दुनिया में उसका नाम अवेकेंड वॉरेन था। वह क्लान वेलोर का अनुचर था, इससे पहले कि मॉडरेट ने उसे अपना वाहक बना लिया। एफी ने भौहें सिकोड़ीं, फिर एक बार फिर तस्वीरों को देखा। फिर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने उन्हें पहचान लिया। उन दोनों ने इन लोगों को पहले भी देखा था। ये तीसरे दुष्स्वप्न में हुआ था, जब मॉडरेट उन्हें अपने नवजात दर्पण क्षेत्र में ले गया था, जहां चोरी की गई लाशों का उनका रुगण संग्रह रखा गया था। ये हैं मॉडरेट के बर्तन। सनी ने सिर हिलाया। वे हैं। मिराज सिटी में इन लोगों को कोई नहीं जोड़ता, लेकिन असल दुनिया में उन सबका हश्र एक जैसा ही था। वे मॉडरेट के वाहक बन गए। तो देखिए, मॉडरेट हत्यारा नहीं है। उसने आह भरी, फिर एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पीड़ित है, निहिलिस्ट, मॉडरेट का शिकार कर रहा था। सनी को मॉडरेट को पीड़ित कहते सुनकर एफी हल्की सी हंसी। फिर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये तो ईश्वरीय न्याय जैसा लगता है। कल्पना करना भी वाकई मज़ेदार है। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि देवता मर चुके हैं, और दुनिया में तब तक न्याय नहीं होता जब तक हम खुद न्याय न करें। खैर, ये हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर तो नहीं है ना? उसने अपना सिर हिलाया। लगता है हमें पहेली का एक अहम हिस्सा मिल गया है। लेकिन सच में, आज सुबह से भी कम जानकारी है। कम से कम एक संदिग्ध तो पहले से ही था, लेकिन अगर मॉडरेट निहिलिस्ट नहीं है और निहिलिस्ट उसका पीछा कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई संदिग्ध भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसने आह भरी और थकान से अपना चेहरा रगड़ा। सुनो, हमारी योजना फिर क्या थी? मॉडरेट के पास जाओ, उससे कंपोनेंट का नियंत्रण वापस लो, जो ढूंढ रहे हो उसे ढूंढो, और बेस्टियन लौट जाओ। हम मॉडरेट से मिले और कुछ हासिल नहीं किया। अब इस नए खुलासे के बाद ऐसा भी नहीं लगता कि उसने मेरे एडमिनिस्ट्रेटर अधिकार चुराए हैं। तो हम क्या करें? हम असली दुनिया में कैसे वापस आएं? सनी। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर कंधे उचका दिए। कुछ नहीं बदला। हम मॉडरेट से मिले हैं, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए, है ना? अब जब हमें पता है कि उसकी जान खतरे में है, तो हम दबाव डालकर उसके करीब पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सेंट और मॉर्गन भी हैं, हम अभी तक उन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हमें जासूसों की भूमिका निभानी है, इसलिए जासूस की तरह सोचो एफी। हम धैर्य रखेंगे, धीरे धीरे केस को आगे बढ़ाएंगे और रहस्य सुलझाएंगे। इसी तरह हम वापस आएंगे। सनी ने उसके हाव भाव देखे, फिर भौहें चढ़ाईं। लेकिन तुम अचानक से हिचकिचा क्यों रही हो? मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह जानता हूं कि तुम प्रगति में थोड़ी सी भी कमी जैसी मामूली बात से नहीं हिलती। सीरियल किलर, भ्रष्ट अधिकारी, अनदेखे खतरे, इनमें से कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करता। तो फिर क्या हो रहा है? एफी ने चुपचाप उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, फिर मुंह बनाया और दूसरी ओर देखने लगी। हर शाम मुझे एक अनजान पति के घर जाना पड़ता है और अनजान बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। यही तो चल रहा है। सनी ने अपनी भौहें उठाईं। यही, बस इतना ही। आप उस खौफनाक दूसरे से डरी हुई हैं जो आपके पति की भूमिका निभा रहा है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये बच्चे हैं। एफी ने सनी की आंखों में देखा। मुझे डर है कि मैं उनसे प्यार करने लगूंगा। अगर हम यहाँ ज्यादा समय बिताएंगे तो मैं। वह हल्की सी मुस्कुराए और फिर से सिर हिलाया। शायद तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन यह मुझे सीरियल किलर और अनदेखे खतरों से कहीं ज्यादा डराता है। हम जा सकते हैं, लेकिन जब हम जाएंगे तो उनका क्या होगा? ये बेवकूफ़ी है, मुझे पता है। वे असली बच्चे भी नहीं हैं। लेकिन हम जितने लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, ये फ़र्क करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। सनी ने आश्चर्य से एफी को देखा। वह सही थी, उसे समझ नहीं आया, लेकिन एक तरह से उसे भी समझ आ गया। सनी वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने समकक्ष के बच्चों के प्रति इतनी संवेदनशील क्यों है, लेकिन वह जानता था कि प्रेतों को वास्तविक लोगों की तरह न समझना कितना असंभव है। हर बार जब सनी किसी दुष्स्वप्न में प्रवेश करता, तो उसे खुद को याद आता कि वहां रहने वाले लोग असली नहीं हैं, और हर बार वह उन्हें असली मानने में असफल रहा।
नाइन का औरो, एलियास, सोलवेन, नोक्टिस, अनानके, विंडफ्लावर, यहाँ तक कि वह शरारती क्रोनोस। इन सब ने उसके दिल में ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा जगह बना ली थी, भले ही उसे पता था कि ये सब जादू से पैदा हुए हैं। सनी ने आह भरी। मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका कम्युनिकेटर गुस्से से बजने के साथ फट गया। उसने भौहें चढ़ाईं, फिर जेब से उसे निकाला और स्क्रीन की तरफ देखा। धिक्कार है। कॉल रिसीव करते हुए सनी ने कम्युनिकेटर अपने कान पर लगाया, फिर सिहरकर उसे कुछ सेंटीमीटर दूर किया। तभी स्पीकर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। कहाँ हो, कमीने? सनी ने हताश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं एक दूसरे स्थान पर जासूस एथेना के साथ निहिलिस्ट मामले की कुछ सामग्रियों पर चर्चा कर रहा था, कैप्टन। सर। कैप्टन की आवाज़ लगभग स्तब्धकारी लग रही थी। शून्यवादी मामला? कौन सा शून्यवादी मामला, मूर्ख? क्या अब उस शून्यवादी का कोई महत्व है? लानत है। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। सादर महोदय, यह उतना ही मायने रखता है जितना तब रखता था जब किसी बड़े समूह का कोई वारिस पुल से कूद गया था। कम्युनिकेटर से निकलती गालियों की बौछार ने उसे फिर से सिहरन में डाल दिया। लगभग 1 मिनट बाद कैप्टन का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। उसने अपने कम्युनिकेटर में गहरी सांस ली, फिर भारी आवाज में बोला, सुनो बदमाश, तुरंत मुख्यालय पहुंचो। जरूरत पड़ने पर सायरन बजाओ और यहां आने वाली हर लाल बत्ती को पार करो। और एथेना को भी अपने साथ ले जाओ। वह आदमी एक क्षण के लिए रुका, फिर क्रोधित स्वर में बोला, और अपनी नीचता से उसे भ्रष्ट करने की हिम्मत मत करना, सुन रहे हो? तुम्हारे उलट, बेवकूफ, वो एक होनहार युवा जासूस है। सनी की आंखें आक्रोश से चौड़ी हो गईं। कब? उसने क्या कहा? मुझे? उसे भ्रष्ट करो? अपराध का वह अश्लील ढेर। कौन किसे भ्रष्ट करेगा? उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, फिर धीरे से कहा, मैं आपकी बात साफ साफ सुन रहा हूं, कैप्टन। लेकिन महोदय, आपको हमारे आने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि आप मुझे उस वेलोर वाले के मामले से जितना हो सके दूर रखना चाहेंगे। उसका कथित बॉस कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से गालियां देने लगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारा पीला चेहरा इस केस के आसपास भी नहीं पहुंचता। लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। बधाई हो, लगता है। सनी और एफी ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मतलब है, सर? कैप्टन ने निराश होकर आह भरी। श्री मॉडरेट ने आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था। उन्होंने आपका नाम पूछा था। तो हम यहाँ हैं। वह रुका और फिर थके हुए स्वर में बोला, ये जांच सिर्फ तुम दोनों को सौंपी गई है, तो हटो। सनी ने बड़ी बड़ी आंखों से एफी को देखा। वह भी काफी आश्चर्यचकित लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे मॉडरेट को अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी दोबारा देखने जा रहे थे। उससे कुछ समय पहले वेलोर ग्रुप के सीईओ मॉडरेट 2 जासूसों के चले जाने के बाद अपने कार्यालय में अकेले रह गए थे, या यूं कहें कि वे अपने विशाल दल के साथ रह गए थे। उनके स्तर का व्यक्ति वास्तव में कभी अकेला नहीं होता, जो उनके लिए ठीक था। मॉडरेट कुछ देर तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और अपनी उंगली को हैंडरेस्ट पर इधर उधर घुमाता रहा। उनके कार्यकारी सहायक ने गहरा प्रणाम किया। मुझे बहुत खेद है, महोदय, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उनके सुरक्षाकर्मियों का सिर भी झुक गया। मैं तुरंत जिम्मेदार पक्षों से संपर्क करूंगा। इन नामचीन लोगों को कल तक पुलिस विभाग से बाहर निकाल दिया जाएगा। चूंकि मेरी लापरवाही के कारण ही वे आपको परेशान कर पाए, इसलिए मैं किसी भी सज़ा को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करूंगा। मॉडरेट कुछ देर तक चुप रहा। उसकी निगाहें दूसरी ओर थीं, फिर उसने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या? नहीं, कुछ मत करो। हम इन बहादुर जासूसों से छुटकारा क्यों पाना चाहेंगे? मैं तो उन्हें काफ़ी सराहनीय मानता हूँ। सनलेस नाम का यह आदमी शैतान जासूस के नाम से जाना जाता था। वह मिराज पुलिस विभाग का एक प्रमुख अधिकारी था और कुछ हद तक एक गुमनाम नायक भी, एक दुर्लभ अधिकारी जो सक्षम और भ्रष्ट न होने वाला, भले ही इस बात ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया हो। मॉडरेट उसके शानदार रिकॉर्ड और उसके अनोखे व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। इस बीच महिला, अपनी जवानी को याद करते हुए मॉडरेट प्यार से मुस्कुराया। किसे पता था कि एक दिन उसकी मुलाकात स्टार एथलीट एथेना से होगी। और अब वह एक जासूस बन चुकी थी। जवानी में वह उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था। शायद उसे उस पर थोड़ा सा क्रश भी हो गया था, जिसकी वजह से मॉर्गन ने उसे हद से ज्यादा चिढ़ाया भी था। अपनी बहन के बारे में सोचते ही उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मॉडरेट ने आह भरी। जानते हो, मेरा बचपन थोड़ा अकेलापन भरा था, लेकिन मेरे दादाजी की अटारी में पुरानी जासूसी कहानियों का एक ढेर था। मैं शायद उन्हें पढ़ने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन मुझे कौन रोकता। वे किताबें मुझे साथ देती थीं, और वह साथ कितना रोमांचक था। तब से मेरे दिल में जासूसी कहानियों के लिए एक नर्म जगह बन गई है। सिर हिलाते हुए उसने अपने सहायक की ओर देखा। खैर, उन्हें अकेला छोड़ दो। मेरे कार्यक्रम में क्या है? मुझे लगता है कि इस अप्रत्याशित देरी के कारण बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा होगा।
सहायक, जो पूरे समय झुक रहा था, अंततः सीधा हो गया। बोर्ड इंतजार कर रहा है महोदय, जैसा कि उन्हें करना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अध्यक्ष काफी अधीर हैं, लेकिन वे शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज की बैठक के एजेंडे में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं: अगली तिमाही में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए बजट आवंटन, अनुमानित बाढ़ क्षति के बाद मरम्मत और पुनरुद्धार से संबंधित सरकारी अनुबंधों पर प्रारंभिक चर्चा, हमारी धर्मार्थ पहलों के लिए बढ़े हुए वित्तपोषण से संबंधित मुद्दे। मॉडरेट ने चुपचाप सुना, फिर सिर हिलाया। तो फिर कुछ भी असामान्य नहीं है। रुको, बाढ़ से हुई क्षति की भविष्यवाणी के बाद मरम्मत। सहायक ने सिर हिलाया। जी श्रीमान। मॉडरेट ने उसे भ्रमित भाव से देखा। निवारक उपायों के बारे में क्या? इस बारे में एजेंडे में कुछ भी क्यों नहीं है? सहायक असहजता से हिल गया, फिर सपाट स्वर में बोला, खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि रोकथाम में बहुत कम या कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता, सर। स्वाभाविक रूप से। मॉडरेट ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वाभाविक रूप से, है ना? अपनी सीट से उठते हुए उन्होंने अपने सहायक को एक गंभीर नज़र से देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गए। मुझे लगता है कि मैं आज के एजेंडे में बदलाव करूंगा। तारांकन तारांकन तारांकन। दिन हमेशा की तरह काम में व्यस्तता में बीता। देर शाम, मॉडरेट अपनी आलीशान कार में घर पहुंचा। चमड़े की सीट पर बैठे, वह चेहरे पर दूर से दिखाई देने वाले भाव के साथ मिराज सिटी के नज़ारों को देख रहा था। उसका सहायक सामने से कुछ बता रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सुन ही नहीं रहा था। कोई सोच सकता है कि लगभग अनंत धन और रुतबे वाला व्यक्ति अपने खाली समय में जीवन के अनंत सुखों का आनंद लेता होगा, लेकिन असल में मॉडरेट लगभग एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करता था। उसका दिन आमतौर पर वेलोर ग्रुप के दफ्तरों और अपनी जागीर के बीच बीतता था, और जो थोड़ा बहुत खाली समय मिलता था वह परिवार के साथ बिताता था। अपनी जवानी में वह अलग था, लेकिन अब कई सालों से मॉडरेट सिर्फ इन दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता था, परिवार और काम। हर दिन अनगिनत लोगों से घिरे रहने के बावजूद वह एकांतप्रिय व्यक्ति था। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसके बेहद खुशमिजाज और सौम्य चेहरे के पीछे कौन सी भावनाएं छिपी थीं। महोदय, मॉडरेट ने खिड़की से दूर देखा, वह अपनी स्वप्न दृष्टि से जाग गया। हाँ, उनके सहायक ने उन्हें एक दस्तावेज सौंपा। यही वह बाढ़ रोकथाम योजना है जिसका आपने अनुरोध किया था। यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, लेकिन वेलोर कंस्ट्रक्शन संभावित उपायों की सूची तैयार करने में काफ़ी कुशल रहा है। कार बारिश में तेजी से आगे बढ़ती हुई आखिरकार मिरर लेक के किनारे पहुंच गई। यहाँ से ऐतिहासिक महल की गौरवशाली दीवारें दिखाई दे रही थीं, जो मिराज सिटी का सबसे पहचाने जाने वाला लैंडमार्क था। वेलोर मैनर झील के किनारे स्थित था, जो कई एकड़ पुराने जंगलों से घिरा हुआ था। परिवार के बटलर सेबेस्टियन ने दरवाजे पर मॉडरेट से मुलाकात की और अपनी सामान्य परिष्कृत शान के साथ झुककर उनका अभिवादन किया। घर में आपका स्वागत है, युवा मास्टर। मॉडरेट ने बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया और अंदर चला गया। वहां पहुंचकर उसने चेहरे पर एक खोई हुई सी अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर देखा। हाल ही में जागीर बहुत खाली महसूस हुई। उसके दादाजी बहुत पहले ही देहात में अपने किसी छुट्टियां मनाने वाले घर में रहने चले गए थे। उसके माता पिता किसी यात्रा पर गए हुए थे। मॉर्गन भी कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था। मॉडरेट को काफ़ी समय बाद पहली बार खाली खामोशी का सामना करना पड़ा। वह मुख्य फ्लोर में चिमनी के ऊपर टंगे एक पारिवारिक चित्र के पास रुके और कुछ देर तक उसका अवलोकन करते रहे। उनके सहायक, जो उनके पीछे अंदर आए थे, ने रिपोर्ट पूरी की और झुककर प्रणाम किया। अगर और कुछ न हो तो मैं अब चला जाऊंगा, महोदय। कृपया अच्छे से आराम करें। मॉडरेट ने धीरे से सिर हिलाकर उस आदमी को जाने दिया, लेकिन फिर अचानक उसे रोक दिया। इंतजार। सहायक ने पीछे मुड़कर देखा। जी श्रीमान। मॉडरेट कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया। सुबह, जासूसों ने अपराध स्थल पर मिले खून के नमूने का जिक्र किया। क्या सचमुच मेरा खून वहां मिला था? उसके सहायक ने भौहें चढ़ाईं। यदि आप चाहें तो मैं उनके दावों की सत्यता की जांच कर सकता हूं, महोदय। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलेंगे। मॉडरेट एक क्षण के लिए चुप रहा। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर जांच को दबाने का आदेश किसने दिया? उस आदमी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी और सवाल का इंतजार था, मसलन अपराध स्थल पर खून का नमूना रखने के पीछे कौन था। उसने नीचे देखा। मैं मानता हूं कि वह बोर्ड के अध्यक्ष थे, महोदय। मॉडरेट ने अपने होंठ भींच लिए। फिर से चेयरमैन, हो। जल्द ही वह परिवार के चित्र के सामने अकेला रह गया। मॉडरेट काफी देर तक उसे देखता रहा। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे अधिक से अधिक परेशान होती जा रही थी। अंततः उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम अभी भी वहीं हो? क्या तुम वापस आ गए हो? बेशक। कोई जवाब नहीं मिला। चित्र से मुंह मोड़कर मॉडरेट चुपचाप चला गया। सुबह मॉडरेट ने सेबेस्टियन को बताया कि उसकी योजना में बदलाव होगा। उसे सीधे ऑफिस जाना था, लेकिन उसने मॉर्गन से मिलने का फैसला किया।
मास्टर और मैडम ने मुझे बताया है कि वे जल्द ही मिराज सिटी लौट रहे हैं, यंग मास्टर। हमें कुछ ही दिनों में उनका इंतजार करना चाहिए। मॉडरेट मुस्कुराया। आखिरकार कुछ अच्छी खबर। जब तक वह हवेली से निकला, ड्राइवर ने गाड़ी तैयार कर रखी थी। उस आदमी ने जल्दी से छाता खोलकर मॉडरेट को आलीशान गाड़ी तक पहुंचाया, फिर दरवाज़ा खोला और नीचे देखा। मॉडरेट ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैं मॉर्गन के साथ कई घंटे बिताऊंगा। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के बिल में से कुछ गर्मागर्म और स्वादिष्ट खा लो। बस दोपहर को मुझे लेने आना। उनका ड्राइवर 1 दशक से भी ज़्यादा समय से उनके परिवार की सेवा कर रहा था और मॉडरेट को यूनिवर्सिटी लाने ले जाने का काम करता था। ये सुनकर कि आज उसके पास थोड़ा खाली समय होगा, वह मुस्कुराया। धन्यवाद महोदय। जैसे ही कार दूर स्थित क्लिनिक की ओर बढ़ी जहां मॉर्गन का इलाज चल रहा था, मॉडरेट को अचानक पिछले दिन के जासूस याद आ गए। वे एक मज़ेदार जोड़ी थे। पुरुष मामूली कदकाठी का, बेहद पीला, खुरदुरा, जबकि महिला लंबी कदकाठी वाली, जैतून जैसी त्वचा वाली, अपने बेदाग एथलेटिक फिगर के बावजूद कोमल और मातृत्वपूर्ण थी। कुल मिलाकर वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, लगभग बेमेल जोड़ी, जैसे कि उन जासूसी कहानियों के पन्नों से निकले हों जिन्हें वह कभी पढ़ना पसंद करता था। लेकिन यही कारण नहीं था कि मॉडरेट को अचानक उनकी याद आ गई। इससे बाहर निकलो, क्या जासूस एथेना ने यही कहा था? अजीब शब्द इस अवसर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। वह अपने कंधे पर उसके स्पर्श की गर्मी लगभग महसूस कर सकता था, फिर भी मॉडरेट के मन में एक काल्पनिक संदेह पैदा हुआ और उसके माथे पर एक हल्की सी झुर्रियां उभर आईं। तभी कार चौड़े पुल पर आ गई। एक एस्कॉर्ट गाड़ी उसके आगे थी, जबकि दूसरी पीछे थी। बारिश इतनी तेज थी कि दोनों मुश्किल से दिखाई दे रहे थे और सामने वाली लेन में खड़ी गाड़ियों की हेडलाइटें धुंधली हो गई थीं। मॉडरेट गहन विचार में डूबा हुआ था, उसके चेहरे की महीन रेखाओं पर एक जटिल अभिव्यक्ति उभर रही थी। तभी उसकी दृष्टि के किनारे पर किसी चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ऊपर देखते हुए उसे मुश्किल से ही ध्यान आया कि सामने वाली लेन में एक जर्जर ट्रक तेजी से मुड़ रहा है। फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि प्रतिक्रिया करना संभव नहीं था। ट्रक ने एस्कॉर्ट गाड़ी के पिछले बम्पर को टक्कर मार दी, जिससे कार मलबे के विस्फोट के साथ एक तरफ गिर गई। फिर उसने पूरी रफ्तार से पीछे चल रही लग्जरी कार को टक्कर मार दी। अगर एयरबैग तुरंत न खुलते तो मॉडरेट चमड़े से बने इंटीरियर की दीवार से टकरा जाता। फिर भी उसे जोरदार झटका लगा और झटके की वजह से वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। सीट बेल्ट उसकी छाती में धंस गई, जिससे उसका दम घुट गया। मॉडरेट को एक कान फाड़ देने वाली खरोंच जैसी आवाज़ सुनाई दी और लगा कि कार बगल में जा रही है। फिर एक और टक्कर हुई और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। कार गिर रही थी। नदी। इससे पहले कि मॉडरेट समझ पाता कि क्या हो रहा है, तीसरी टक्कर हुई, जो सबसे ज्यादा जोरदार थी। हवा से खाली हुए एयरबैग अब भी उसकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन तभी उसे लगा कि पानी उसके पैरों पर बह रहा है। अपनी उलझन को दूर करते हुए मॉडरेट ने चारों ओर देखा। स्थिति का आकलन करने में उसे केवल एक क्षण का समय लगा। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसकी खिड़कियां टूट गई थीं और वह उफनती नदी में डूब रही थी। पानी पहले से ही केबिन के अंदर था और तेजी से तीखे कोण पर बढ़ रहा था। वह निराशाजनक रूप से सीट बेल्ट में उलझा हुआ था और एयरबैग के एक नर्म पिंजरे में कैद था, ठंडे अंधेरे में डूबने से कुछ ही क्षण दूर था। मॉडरेट ने सीट बेल्ट को खींचा, लेकिन उसे छोड़ने के बजाय वह पूरी तरह से अपनी जगह पर फंस गई। खैर, निश्चित रूप से ऐसा ही था। सीट बेल्ट को अचानक झटके से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बर्फीले ठंडे पानी ने उसके सिर को ढक लिया और वह अचानक सांस लेने में असमर्थ हो गया। शांत रहते हुए मॉडरेट ने धीरे से सीट बेल्ट खींची, उसकी पकड़ ढीली की, फिर नीचे झुककर खुद को आज़ाद किया। फिर उसने खुद को एयरबैग से अलग किया और गंदे पानी से कार के अंदर दूसरी तरफ टूटी हुई खिड़की को देखा। उसके फेफड़े पहले से ही जलने लगे थे, लेकिन मुक्ति इतनी करीब थी। उसे बस खिड़की से ऊपर चढ़ना था, फिर सतह पर तैरना था। मॉडरेट ऐसा करने के लिए तैयार ही था कि उसकी नज़र ड्राइवर की सीट पर बैठी बेहोश आकृति पर पड़ी। वह एक क्षण तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, फिर टूटी हुई खिड़की से विपरीत दिशा में चला गया और यात्री डिब्बे तथा चालक के केबिन के बीच के संकरे रास्ते से खुद को धकेलता हुआ बाहर निकल आया। कार तेजी से डूब रही थी और चारों ओर पहले से ही भयानक अंधेरा छा गया था। टक्कर में ड्राइवर वाली सीट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था और वह पूरी तरह से विकृत भी हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए मॉडरेट ने ड्राइवर की सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मुड़ी हुई सीट बेल्ट नहीं खुल रही थी। तब तक उसका दम घुट चुका था। दांत पीसते हुए मॉडरेट ने क्लैस्प को घुमाया और पूरी ताकत से रिलीज बटन दबाया। आखिरकार सेट बेल्ट लॉकिंग मैकेनिज्म से फिसल गई, जिससे वह अपने ड्राइवर को पकड़कर दोनों को टूटी हुई विंडशील्ड तक घसीटने में कामयाब हो गया। यह फिल्मों में दिखने से कहीं अधिक कठिन है।
मॉडरेट अपेक्षाकृत कठोर एथलेटिक दिनचर्या का पालन करते थे और उन्हें तैराकी का विशेष शौक था। हालांकि जिन स्टाइलिश कपड़ों के वे इतने शौकीन थे, वे अब उन्हें राख की तरह दबा रहे थे, उन्हें पानी में और गहरे खींच रहे थे। इससे भी बढ़कर उनके ड्राइवर के बेहोश शरीर का भार असहनीय था। वह पहले से ही अंधेरे, अशांत पानी के ठंडे द्रव्यमान के माध्यम से खुद को धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक और आदमी को खींचना बहुत कठिन था और उसके फेफड़ों में आग लग गई थी। उसके फेफड़े ऑक्सीजन की भीख मांग रहे थे और एक भयावह आतंक उसके मन में भर रहा था, जो मांग कर रहा था कि वह अपना भारी बोझ छोड़ दे और खुद को बचा ले। लेकिन मॉडरेट ने इनकार कर दिया। इसके बजाय वह अपनी पूरी ताकत से पानी के खिलाफ लड़ता रहा, भले ही उसकी दृष्टि पहले से ही धुंधली होने लगी थी। फिर अंत में उसका सिर पानी की सतह से बाहर आ गया और मॉडरेट ने बुखार भरी सांस ली। किनारा बहुत दूर लग रहा था, लेकिन आखिरकार वह किसी तरह वहां पहुंचने में कामयाब रहा। खुद को और ड्राइवर को जमीन पर घसीटते हुए मॉडरेट पूरी तरह थक कर नीचे गिर पड़ा। वह बहुत ठंडा था। कई बार भारी सांसें लेते हुए वह खुद को जमीन से ऊपर उठा और ड्राइवर के ऊपर झुक गया। अरे अरे, क्या वह मर गया था? डर के मारे स्तब्ध होकर मॉडरेट ने उस आदमी के गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा। ड्राइवर को बड़ी राहत मिली जब उसने कराहते हुए मुंह में पानी भरकर बाहर निकाला और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। मॉडरेट ने राहत भरी सांस ली। देवताओं को धन्यवाद। लेकिन तभी ड्राइवर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी आंखें अजीब तरह से कांच जैसी हो गईं, कुछ अपरिचित और ठंडी चीज से भरी हुई। अगले ही क्षण उस आदमी का दस्ताने वाला हाथ मॉडरेट की गर्दन पर कस गया। क्या? अचानक क्रूरतापूर्वक, अमानवीय रूप से, बलपूर्वक ड्राइवर ने मॉडरेट का गला घोंट दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। आंखें फाड़े मॉडरेट ने उस आदमी के हाथ उसकी गर्दन से हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन किसी लोहे के दबाव से कसी जा रही हो, बस कुछ ही सेकंड में टूटकर गिर जाएगी। यदि किसी तरह उसकी गर्दन बच भी गई तो भी बहुत जल्द ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी जाएगी। क्या है? हताश और निराश होकर संघर्ष करते हुए मॉडरेट की दृष्टि आज दूसरी बार धुंधली पड़ने लगी। ड्राइवर की डरावनी, कांच जैसी आंखें ही उसे दिखाई दे रही थीं। न नहीं, तभी अचानक एक छाया ने उन्हें ढक लिया और हवा में कुछ ठंडी चीज कौंध गई। मॉडरेट के चेहरे पर गर्म खून फैल गया और वह अचानक सांस लेने में सक्षम हो गया। ड्राइवर को धक्का देकर वह पीछे चढ़ा और देखा कि एक दुबली पतली आकृति उस पागल आदमी के ऊपर झुकी हुई है। एक तेज चाकू फिर चमका और ड्राइवर के शरीर में फिर से घुस गया। गीली जमीन पर और खून फैल गया। उस व्यक्ति ने चाकू घुमाया, फिर उस व्यक्ति के घायल हिस्से पर ठंडे लात से वार किया और उसे वापस पानी में फेंक दिया। कौन? चाकू लिए वह अजनबी मॉडरेट की ओर पीट करके खड़ा था। उसने एक सस्ता, फटा हुआ रेनकोट और एक साधारण टोपी पहन रखी थी। धूसर आकाश और दूर पुल की काली रेखा के सामने उसका लंबा कद खतरनाक और अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। अंततः अजनबी ने मुड़कर मॉडरेट की ओर देखा। उसकी ठंडी निगाहें चिढ़ और तिरस्कार से भरी थीं। मॉडरेट उस अजनबी का चेहरा देखकर सिहर उठा। उसका अपना चेहरा। जैसे ही अजनबी नीचे झुका, उसके हाथों से खून अभी भी टपक रहा था। मॉडरेट वहीं जम गया। दूसरे मॉडरेट की दर्पण जैसी आंखों में उसका प्रतिबिंब पीला और स्तब्ध था। दूसरे के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल गई और उसने मॉडरेट के कान में फुसफुसाते हुए कहा, उसकी कपटी आवाज में मुश्किल से नियंत्रित घृणा भरी हुई थी। अरे निकम्मे, क्या तुम खुद को जिंदा भी नहीं रख सकते? तुम कमजोर, निकम्मे मूर्ख हो। क्या मुझे ही तुम्हारे लिए सब कुछ करना होगा? चाकू की नोक ने मॉडरेट के गाल पर वार किया, जिससे उस पर हल्का घाव हो गया। दूर से चीखें और सायरन की आवाजें आ रही थीं। जब तक वह अंततः हिलने डुलने में सक्षम हुआ, तब तक दूसरा व्यक्ति जा चुका था, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। कांपते हुए हाथ को ऊपर उठाते हुए मॉडरेट ने उसके गाल को छुआ। उसका हाथ खून से लथपथ होकर नीचे आया। अपनी उंगलियों पर लगे खून को देखकर मॉडरेट अचानक खिलखिलाकर मुस्कुराया। वह वापस आ गया है।